तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर कौन सा आईटीसी। सर आपकी शर्ट पे यहाँ तो कुछ तो क्रेजी सा हो रहा है। आई नो यहाँ पे लाइट वाइट पड़ रही है तो कुछ तो हो रहा है। आई नो, इग्नोर करते हैं इसको, इग्नोर करते हैं। जैसे वो तुम्हें करती थी वैसे इसको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी। तो आज हमें ख़त्म करना है चैप्टर आईटीसी। तो आईडीसी आपके सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ के लिए तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज बाकी चीज़ें हो सकता है तुमसे कोई क्लाइंट आगे से पूछे ना, स्पेशल आके ना कि बताओ मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इतना तो उसको उसका अकाउंटेंट भी बता देगा। लेकिन चांसेस है कि भाई वो तुम्हें से स्पेशल सी क्वेरी पूछे कि सर मैं इसका आईटीसी ले सकता हूँ क्या, ऐसा। ठीक है, ठीक है जी। तो हम पढ़ेंगे इसमें ये 5 सेक्शन मेन है। एक तो सेक्शन 16 है सबसे मेन, ऑब्वियसली आईटीसी लेने की कंडीशंस। 17(5) ब्लॉक्ड आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट। 18 सबसेक्शन 1 उसका एबीसीडी पार्ट, 18 सबसेक्शन 4 एंड 18 सबसेक्शन 6। ये हमें 5 सेक्शन जो है ये पढ़ने मेनली, बाकी भी कवर करेंगे। अब उसमें घुसने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी बता दूं कि सप्लाईज मोटी मोटी 3 प्रकार की होती हैं। एक एग्जाम सप्लाई, तुम्हें पता ही है, हमें एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ा है कि नील रेटेड एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई, एग्जाम बाय नोटिफिकेशन। ठीक है जी, ठीक है सर, ये एग्जाम्पशन चैप्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर एक होती है जीरो रेटेड सप्लाई, जो तुम्हारे नॉर्मली फाइनल लेवल पे आएगी, जिसमें क्या क्या होता है, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एसईजेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और ऑब्वियसली अपनी तीसरी टैक्सेबल सप्लाई। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, हम तो आईटीसी चैप्टर पढ़ने आए थे, आप तो सप्लाई बताने लग गए। आई नो, मैं तो तुम्हें जस्ट एक प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई जो तुम्हें आईटीसी होता है, अगर तुम्हारी आउटवर्ड में एग्जाम सप्लाई है तो तुम इनपुट में जो क्रेडिट लोगे वो तुम क्लेम नहीं कर सकते टू द एक्सटेंट एग्जाम सप्लाई। सर अगर मैं कोई आईटीसी प्योरली टैक्सेबल सप्लाई के लिए ले रहा हूँ, ले लो। सर अगर मैं प्योरली कुछ एग्जाम सप्लाई के लिए ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर अगर मैं कॉमन आईटीसी ले रहा हूँ जो एग्जाम के लिए भी यूज़ होगा, टैक्सेबल के लिए भी यूज़ होगा, तो तुम उसको प्रपोर्शनेट रिवर्स करोगे। जो कॉमन आईटीसी वाला पार्ट होगा, प्रपोर्शन रिवर्सल करने वाला मेन पार्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में ज़्यादा है, तो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें बेसिक पता चल चुका है। अब हम फटाफट से जंप करेंगे एकदम ऐसे प्रोविजंस में। सेक्शन 16 में आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर हमें पता है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होता है सर जो हम सर परचेज पे टैक्स दे के आते हैं, सर हम उसको क्लेम कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हें इतना पता है, तो मैं बता दूं तुम्हें 20% चैप्टर ऑलरेडी आता है। क्लैप फॉर योर सेल्फ। तो अभी मैं बाकी का 80% मैं बैठा हूँ ना, मैं करा के दूंगा। सर आप कितने पेजेस में आईटीसी खत्म कर दोगे? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, बस 3 पेज में आईटीसी खत्म। जी हाँ। और सर ये पूरा एग्जाम रेडी है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। ये वीडियो सुन लो, ये नोट्स पढ़ लो, एग्जाम्पशन मतलब आईटीसी की टेंशन खत्म, सिंपल। ठीक है सर, तो अभी शुरू करते हैं। तो सेक्शन 16 में लिखी हुई है कंडीशंस कि आईटीसी तब ही मिलेगा। तो ये कंडीशंस मिली हुई हैं कि भाई ये सारी पूरी होनी चाहिए, और ये सारी पूरी होनी चाहिए जितनी लिखी है ना यहाँ पे, लगभग 12-14 लिखी हुई हैं ऐसे पूरी नीचे तक। ये तो ये सारी कंप्लाई कर रहे होगे तब जाके आईटीसी मिलेगा। ओ जी हाँ सर, ये है सेक्शन 16। सेक्शन 16(2) सबसेक्शन 2, स्टार्ट ही नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है कि भाड़ में जाए पूरे एक्ट में जो भी लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो फॉलो करना पड़ेगा अगर आईटीसी लेना तो बेटे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन, आईटीसी मिलेगा ओनली अगर क्या, he is in possession of invoice issued by a registered supplier or other prescribed documents. Such documents must at least contain this. क्या सर, हमारे पास अगर आईटीसी क्लेम करना है तो एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाता है सर? एक तो आ जाता है आपका आईएसडी का इनवॉइस, एक आपकी आ जाती है बिल ऑफ एंट्री, एक आ जाता है आपका सेल्फ इनवॉइस, एक आ जाता है आपका डेबिट नोट। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास तो, या टैक्स इनवॉइस हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। और उस टैक्स इनवॉइस या उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? एटलीस्ट टैक्स अमाउंट तो होनी चाहिए जो क्लेम करनी है। दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट का जीएसटीएन भी होना चाहिए। ठीक है सर। नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि क्या गुड्स क्या सर्विसेज जा क्या रही हैं, किस बात का आईटीसी मिल रहा है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कि सर
है ना, अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट हुई है, ठीक है सर। तो एक चीज़ पता चल गई, इन्वॉइस होना चाहिए और उसके ऊपर ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है। GSTN ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, टैक्स अमाउंट, नेचर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है सर। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, एंड वाली। ये सारी एंड वाली हैं, सारी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से मतलब तुम कहो कि जो ऊपर लिए एक फुलफिल है, 2 फुलफिल नहीं है, या 14 में से सिर्फ 2 ही रह गई, ऐसा नहीं चलेगा भाई, सब फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, जो हमने ऊपर ये इन्वॉइस या जो भी डेबिट नोट या जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट रेफर करें, ये सप्लायर ने अपनी GSTR 1 या 1A में फर्निश कर दिया हो, मतलब उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में शो कर दिया हो। भाई वो एक चीज़ बताओ, वो अपनी सेल शो करेगा तभी तो तुम्हारी परचेज गवर्नमेंट को पता चलेगी। तुम्हारी परचेज का कहीं कोई रिकॉर्ड थोड़ी जाता है, वो अपनी सेल शो करेगा तभी प्रूव होगा ना कि तुमने परचेज करी है, ठीक है जी। उस बंदे ने जिसने ITC लेना है, और एनी अदर पर्सन ऑन हिज डायरेक्शन और ऑन हिज बिहाफ हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो मैंने, रिसिपिएंट ने, जो भी गुड्स और सर्विसेज का मैं ITC ले रहा हूँ, वो या मैंने खुद या मेरे डायरेक्शन पे किसी ने या मेरे बिहाफ पे किसी ने वो गुड्स और सर्विसेज ले ली हैं, ओके, ठीक है जी। ITC हैज़ बीन कम्युनिकेटेड वाइड GSTR 2B एंड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। सर अगर वो अपनी R1 भरेगा तो आपके 2B में तो आएगी ही, तो ऊपर हमने पढ़ा था ना उसको R1 में वो डिटेल्स फर्निश करनी है, तो उसने फर्निश कर दी, हमारे 2B में आ गई, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, तो 2B में आ गई। और वो ITC रिस्ट्रिक्टेड ना हो। सर रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, देखो जो तुम्हारी GSTR 2B है ना, वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट है। वो ऑलरेडी बता देती है कि उसमें ना एक कॉलम बना होता है, ठीक है, तुम्हें कभी एक्सेल दिखाऊंगा फुल बैच वगैरह में, उसमें पूरा एक्सेल बनी होती है जिसमें ऐसे लिखा होता है ITC एलिजिबल Y और N, ठीक है। तो वो चांसेस है कि तुम्हारा भाई ITC रिस्ट्रिक्ट भी लिखा हो सकता है उसमें। अब वो रिस्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है, 2B में कौन सा ITC रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या तो कोई ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी ये भी ताज़ा रजिस्ट्रेशन कराया और उसने लेट से आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया, तो गवर्नमेंट को शक है कि भाई ये फर्जी खाता ना हो जो सिर्फ इन्वॉइस रेज करने के लिए बनाया हो, तो हो सकता है उसका ITC फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दे। या कोई किसी ने डिफ़ॉल्ट करा हुआ है टैक्स पेमेंट में, या किसी ने अपनी GSTR 3B में आउटवर्ड सप्लाईज जो हैं R1 में वो टैक्स पेबल से भी ज़्यादा बता दी, ठीक है, 100 की आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज बताई और 80 का टैक्स पे कर दिया, ऐसा मतलब। या उसने लेट से किसी मंथ में ITC 2B से भी ज़्यादा ले लिया। अब ये आज की डेट में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहले लिमिट्स होती थी कि 2B से बहुत पहले होती थी वैसे तो, अब तो ऐसे हो चुका कि भाई जितना 2B में आ रहा है उतना ही लेना, नहीं तो रिटर्न रेड फ्लैश करेगी, ठीक है, तो उसने वो लिखा है। या उसने 86B का रूल 86B का उल्लंघन किया, उल्लंघन इन द सेंस कैसे कि 86B क्या बोलता है, हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो। 86B बोलता है कि भाई अगर तुम्हारी 50 लाख से ऊपर एक मंथ में टैक्सेबल सप्लाईज है तो तुम्हें ITC चाहे तुम 99% यूज़ कर लो, लेकिन 1% पेमेंट तो कैश में करनी पड़ेगी, तो उसने हो सकता है ना करियो। तो ऐसा कुछ क्रेजी कराओ तो हो सकता है GSTR 2B में उसका ITC एलिजिबल N लिख के आ जाए उस सप्लायर का। वो कल को जिस बंदे ने डिफ़ॉल्ट करा है अगर वो सप्लाई करेगा R1 में भरेगा तो मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे को उसका ITC एलिजिबल N लिख के आ जाएगा कि मैं इसका ले नहीं सकता ऐसा, तो उसका ITC वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ठीक है जी। सप्लायर हैज़ पेड टैक्स टू गवर्नमेंट एंड हैज़ फाइल्ड वैलिड GSTR 3B। और जो सप्लायर है उसने R1 भी भर दी ऊपर, ठीक है जी, मेरे 2B में भी आ गई, ठीक है जी। अब सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया हो GSTR 3B भर के, ठीक है, दे दिया हो भाई, और इसके आगे बढ़ेंगे, दिक्कत क्या है, ठीक है जी। और जो हमने बोला ना कि मैंने या मेरे बिहाफ पे किसी ने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर ली हों, तो उसमें ऐसा है कि भाई अगर गुड्स लॉट्स में आ रही है ना, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, तो मैंने उसको एक वो क्या करा, लेट से मैं परचेज़र हूँ, ठीक है, तो मैं सामने सप्लायर को बोला कि भाई मेरे को 100 गुड्स दे दे, 100 बॉक्सेस दे दे, और तू 20-20 के 5 डब्बे दे दे हर महीने। तो हो सकता है वो इन्वॉइस पहले 20 जो उसने पहला 20 बॉक्सेस भेजे होंगे उसके साथ ही इन्वॉइस फुल 100 बॉक्सेस का रेज कर दिया, और हो सकता है मैंने उसको 100 बॉक्सेस की पेमेंट भी कर दी, और उसकी टाइम ऑफ सप्लाई भी बन गई उसी पहले महीने ही, और उसने GSTR 1 भी भर दी, 2B भी भर दी, मेरे 2B में आ भी रहा है, उसने टैक्स भी पे कर दिया उसी मंथ, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर गुड्स लॉट्स में आ रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आ रही हैं, तो मैं इसका ITC कब ले सकता हूँ, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी। तो जब 20, 40, 60, 80, 100 जब 100th बॉक्स आएगा ना मेरे पास, तब मैं उसका ITC ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं, ठीक है जी। ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, पेपर में आ जाता है भाई, गुड्स इंस्टॉलमेंट में आई हैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे क्रेडिट लेना है, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। तो रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी। अब एक बहुत फेमस
जो कि इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। जब मैं ईवाई में था वहाँ पे लाइक डिपार्टमेंटल ऑडिट्स खुलते थे, तो वहाँ पे बहुत जगह ऑफिसर पूछता था कि सप्लायर को पेमेंट करी हुई चेक डेट्स बताओ, अपनी पेमेंट डेट्स बताओ, अपनी अपनी परचेज रजिस्टर दो और उसमें वो बताओ पेमेंट डेट। तो ये क्यों रेलिवेंट होती थी? बिकॉज ये हमें देखना पड़ता था, इफ़ रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू सप्लायर, जो भी उसने गुड सर्विस ली हैं, 180 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अगर मैंने सप्लायर को पैसा नहीं दिया तो टेक्निकली रेसिपिएंट को वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा बेटे, अलोंग विद इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। और क्रेजी बात क्या है इसमें बहुत अच्छी बात भी है कि भाई अगर फिर तुमने वो सप्लायर को जब भी पेमेंट कर दी, लेट से 180 दिन बीत गए, पहले तुमने इनवॉइस लिया, सब कुछ हो गया, सारी कंडीशंस बाकी ऊपर वाली सारी फुलफिल्ड है, तुमने आईटीसी ले लिया, 180 दिन बीत गए, तुमने पेमेंट नहीं करी, तुमने रिवर्सल कर दिया। अब लेट से इनवॉइस से 200 दिन बाद, 400 दिन बाद, बेसिकली जब तुमने रिवर्सल करा उससे लेट से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसने तुमने उसको पेमेंट कर दी, तो पेमेंट हो गई, अब तुम आईटीसी ले सकते हो फिर से, तो तुम रीअवेल कर सकते हो जब मर्जी। ठीक है जी। हाँ, बट जितनी पेमेंट जब भी करेगा उतने का आईटीसी ले सकता है। हर एक पॉइंट को मैंने ऐसे बुलेट दिया हुआ है, ये बुलेट के नाम पे मैंने इमोजीज दी हुई हैं, ठीक है। तो जब भी एक इमोजी स्टार्ट होती है इसका मतलब वो पूरा पॉइंट कंप्लीट है। तो ये इमोजी स्टार्ट हुई, इफ़ रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू सप्लायर, इसके अंडर ये सारा पार्ट आता है। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। एक, अगर शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्वियसली शेड्यूल 1 में कौन सी आती हैं? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो जिसमें कंसिडरेशन नहीं है उसमें पेमेंट 180 दिन में कहाँ रह जाएगी? ऑब्वियस। सेकंड आती है 15(2)(b) की एक्टिविटी। हमने ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा था पिछला लास्ट चैप्टर, और उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक पॉइंट था टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सच सप्लाई। अब एक चीज़ बताओ, 1 लाख की वैल्यू ऑफ सप्लाई बन रही है, लेकिन उसमें से 10,000 जो सप्लायर की लाइबिलिटी थी मैं ऑलरेडी कहीं पे कर चुका हूँ, तो वो तो मैं पे कर ही चुका हूँ ना। तो चाहे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन रहा है, सप्लायर को दोबारा थोड़ी पे करना मुझे, तो वो थोड़ी ना ऐड होगा, वो तो ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ। ठीक है सर, ठीक है जी, स्मार्ट। और एक मेरी जो आउटवर्ड आरसीएम सप्लाईज है, अब गवर्नमेंट को भाड़ में गया तुम्हें टैक्स मिला नहीं मिला, गवर्नमेंट को मतलब है कि भाई अगर तुम आउटवर्ड आरसीएम सप्लाईज कर रहे हो तो सामने वाला तो उस पर टैक्स भर ही देगा, तो बस ठीक है, फिर तो तुम्हें उसमें कंसिड्रेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी रिसिपिएंट को आईटीसी उसकी आरसीएम में ही, जब वो आरसीएम की पेमेंट करेगा तभी आरसीएम क्लेम भी कर लेगा, तो उसको क्या टेंशन है इस चीज़ की? ठीक है सर, ठीक है जी। फिर आता है 16 सब सेक्शन 4, कोई रह तो नहीं, ठीक है जी। 16 सब सेक्शन 4 ये बहुत फेमस है, तुम्हें इंडस्ट्री में बहुत काम आएगा बेसिकली, है ना। ये पेपर्स के बाहर निकल के तुम ऐसे कभी कंपनी वगैरह के सामने गए, ऐसे इंटरव्यू में गए, तो लाइक जनरली काम आ जाता है। ठीक है, तो 16(4) क्या बोलता है कि तुम किसी पीरियड का इन्वॉइस, लेट से अभी कौन सा चल रहा है, 25-26 चल रहा है, तो तुम 2025-26 के इस 2025-26 डेटेड अगर कोई भी इन्वॉइस है तो तुम उसका आईटीसी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक, यानी 30 नवंबर 2026 तक ले सकते हो। ठीक है, 25-26 के इन्वॉइस का आईटीसी तुम अगले साल की 30 नवंबर तक ले सकते हो। ठीक है जी। और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नॉर्मली फाइलिंग एनुअल रिटर्न की कब होती है? 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, दिसंबर से पहले कोई नहीं कर रहा, मतलब रियल लाइफ में दिसंबर से पहले कोई नहीं करता। तो तुम अगर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अगर तुमने 30 नवंबर से भी पहले कर ली तो विच एवर इज अर्लियर, तो वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली अपन यही मान के चलते होते हैं कि भाई तुम ये इन्वॉइसेस का आईटीसी अगले महीने की 30 नवंबर तक ले सकते हो। ठीक है जी। करंट फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस का आईटीसी 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक ही ले सकते हैं। लेकिन ये 16(4) की जो टाइम लिमिट है ये अप्लाई नहीं करती रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट पे। जो मैंने पहले रिवर्स करा था ना, लेट से मान लो ये हो गया जो कि मैंने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं करी तो मैंने उसका आईटीसी लिया नहीं तो मैंने सॉरी मैंने पेमेंट नहीं करी और मैंने आईटीसी लिया हुआ था, फिर मैंने रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दिया और अगले साल की 30 नवंबर भी निकल चुकी है और उसके बाद जाके मैंने सप्लायर को पेमेंट करी है, तो मैं तब ले लूँगा आईटीसी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो चाहे वो डेटेड इन्वॉइस पिछले साल का होगा फिर भी ले सकता हूँ। तो ये माया है, ये लूप होल है जो इंडस्ट्री में यूज़ भी बहुत होता है, बहुत तगड़ा यूज़ होता है।
तो यही बात है फिर, ठीक है। तो ये जो 16/4 की टाइम लिमिट है ये रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे नहीं लगेगा। और आरसीएम के केस में अगर जैसे मैं रिसिपिएंट हूँ जिसने ऐसी कोई सप्लाईज ली है जिस पे मेरे को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, तो उसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई सॉरी उसमें जो ये टाइम लिमिट जो काउंट होगी, ये जो 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाली, ये काउंट होगी डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस से। एग्जांपल लेते हैं कि मतलब ऑब्वियसली बात है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने मेरे को कोई सप्लाई करी, उसने आज की डेट में करी, उसने मेरे को कच्चा सा बिल भी पकड़ा दिया, जो भी पकड़ा दिया, बट मैंने उसका सेल्फ इनवॉइस काटा 2 महीने बाद, तो मेरी टाइम जो टाइम लिमिट है 16/4 वाली वो मेरे सेल्फ इनवॉइस से काउंट होगी। सर इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? इसका इम्पैक्ट ऐसे होगा, मान लो उसने मेरे को सप्लाई करी मार्च में, ठीक है, 2024-25 चल रहा है, एग्जांपल लेते हैं 2024-25, उसने मेरे को मार्च 25 में सप्लाई करी, ठीक है, मार्च 25 में सप्लाई करी, और मैंने उसका सेल्फ इनवॉइस बनाया अप्रैल 25 में। अब 24-25 के हिसाब से टाइम लिमिट क्या हो गई? 30 नवंबर 2025, लेकिन मैंने सेल्फ इनवॉइस कब काटा? अप्रैल 2025 में, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया इनवॉइस का? 25-26, तो मेरी लिमिट क्या होगी? 30 नवंबर 26, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब कैपिटल गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में तुम जीएसटी के कंपोनेंट जो होता है ना, जीएसटी वाला पार्ट, उस पर या तो डेप्रिसिएशन ले सकते हो या तुम उस पर आईटीसी ले सकते हो। सर मतलब तुमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, उस पर लगा इंटू 18%, 18,000, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वो मशीनरी होगी टोटल 1,18,000 की, ठीक है जी। अब 1,18,000 पे जो तुम्हारी कॉस्ट है वो है 1 लाख, जो तुम्हारा आईटीसी है वो 18,000, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम बुक्स में 1,18,000 उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करो और 1,18,000 पे पूरा डेप्रिसिएशन ले लो, या फिर तुम 1 लाख कॉस्ट रिकॉर्ड करो और 18,000 जो है वो सीधा सीधा आईटीसी क्लेम कर लो। पर तुम दोनों नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि तुमने 18,000 का आईटीसी भी ले लिया और 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन भी ले जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ही पैसा लगा, एक चीज़ को कॉस्ट मान के डेप्रिशिएट करोगे ना, ठीक है, क्योंकि वो आईटीसी वाला पैसा तो तुमने एक हिसाब से क्लेम करके वापस ही ले लिया, तो तुम्हारी कॉस्ट थोड़ी ना है जिस पे तुम डेप्रिसिएशन लोगे। गॉट इट, ओके। उसने बोला नो, मैंने बोला ओके ठीक है सर, तो कैपिटल गुड्स के जीएसटी कंपोनेंट पे या तो डेप्रिसिएशन ले लो या आईटीसी क्लेम कर लो, एक चीज़ चलेगी बेटा, ठीक है सर। अब मान लो जो मैंने ऊपर बोला था कि भाई सप्लायर हैज़ पेड टैक्स टू गवर्नमेंट एंड हैज़ फाइल्ड वैलिड जीएसटीआर 3B, ये होना चाहिए। अब मान लेते हैं सर रिसिपिएंट ने आईटीसी अवेल कर लिया 2B के बेसिस पे, ठीक है। अब तुम एक चीज़ बताओ, रियल लाइफ में मुझे थोड़ी पता चल रहा है मेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, उसने 3B फाइल कर दिया और उसने टैक्स भी पे कर दिया मेरी वाली एंट्री का, ऐसे मेरे को थोड़ी पता चल रहा है, मैं तो खरीद के बैठा हूँ ना, मेरे को तो क्या ही पता चल रहा है, मेरे को बस इतना पता चल रहा है कि उसने R1 भरी, वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मेरे 2B में एंट्री शो कर रही है, मेरे जीएसटी 2B में वो एंट्री शो कर रही है, मैंने उसके बेसिस पे आईटीसी ले लिया, मैं अपनी जगह सही हूँ, ठीक है जी। तो मैंने 2B पे के बेसिस पे आईटीसी ले लिया, लेकिन सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, कब तक? सरकार ने एक टाइम लिमिट भी दी कि चलो 1 महीने नहीं करी, 2 महीने नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल के 30 सितंबर तक भी नहीं करी, 2025-26 अगर चल रहा है तो 30 सितंबर 26 तक भी नहीं करी उसने, अगर नहीं करी तो रिसिपिएंट को वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 नवंबर ऑफ सच नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो उसने अगर 25-26 के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो अगर उसने 30 सितंबर 2026 तक नहीं वो करा टैक्स पे करा अपना जीएसटी 3B में, तो मेरे को 30 नवंबर 2026 तक और उससे पहले अपना जो आईटीसी मैंने क्लेम करा है उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। रिवर्स समझे मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब मान लो मैंने 30 नवंबर तक नहीं रिवर्स करा, मेरी क्या गलती, मेरे को थोड़ी ना पता था। अब मैंने रिसिपिएंट ने रिवर्स नहीं करा 30 नवंबर तक, तो फिर 30 नवंबर से मेरे पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? ऊपर अगर मैंने 180 दिन तक पेमेंट नहीं करी तो मेरे को जो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा वो अलॉन्ग इंटरेस्ट ही करना पड़ेगा। 181st डे पे मेरे पे 180 दिन का ब्याज लग चुका है और रिवर्सल भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस केस में मेरे को 30 नवंबर की टाइम लिमिट आराम से मिल रही है और 30 नवंबर के बाद से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार मैं तो बोनाफाइड हूँ ना, मैंने तो 2B के बेसिस पे क्रेडिट लिया था, मैं थोड़ी ना सप्लायर का हिसाब रख रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी कि भाई तुम पे एकदम से इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। ओके। रियल लाइफ में वैसे मैं फिर कभी बताऊंगा, बट थोड़ा फटाफट बता देता हूँ कि भाई रियल लाइफ में ऐसे टूल्स भी आते हैं, ऐसे
ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये भी पता कर देते हैं कि सप्लायर ने GST 3 भी भरी है अपनी कि नहीं, ठीक है, ठीक है। और फिर सप्लायर ने ऑब्वियसली जब भी सब्सिक्वेंटली अपनी GST 3 भी फाइल करी, मान लो तुमने 30 नवंबर को ही अपना रिवर्सल कर दिया कि सर वो उसने तो 3 भी नहीं भरी, मैं रिवर्सल कर रहा हूँ, फिर उसने मान लो अगले साल की जनवरी में भर दिया, अपनी 3 भी भर दी और उसने वो टैक्स भर दिया, तो तुम तब रीअवेल कर सकते हो। और तुम सिंस रीअवेल कर रहे हो वो वाला क्रेडिट जो तुमने पहले रिवर्स करा था, तो तुम पे 16(4) की टाइम लिमिट भी नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो ये हो गया रूल 37A। ओके, अब ITC not to be availed by recipient for tax paid in pursuance of any order under section 74। सर अंडर सेक्शन 74 ऑर्डर क्या होता है? ये वैसे तो फाइनल में आएगा डिमांड एंड रिकवरी में, बट होता क्या है, 73 74 दो मेन सेक्शन है जो तुम्हें ज़िंदगी भर काम आएंगे अगर तुमने GST में काम करना है, ठीक है। तो अब तो वैसे 74A भी आ चुका है, बट 73 74 ऑब्वियसली पुराने ईयर्स के नोटिस के लिए भी रेलिवेंट है। तो 74 होता है फ्रॉड का नोटिस। अगर गवर्नमेंट को तुम पे शक हुआ कि तुमने जो कुछ भी करा है, कुछ तो क्रेजी करा है तुमने, और वो उसकी तुम्हारी इंटेंट जो है वो फ्रॉडुलेंट है, तुमने कुछ तो क्रेजी करा है कि तुमने टैक्स कम पे कर दिया, ITC ज़्यादा ले लिया, टैक्स शॉर्ट पे करा या टैक्स पे ही नहीं करा, या ITC ज़्यादा क्लेम कर लिया, समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट तुम पे ऐसे 74 का नोटिस फेंक के मारेगी, ठीक है। और 74 का नोटिस ऑब्वियसली आता है कि भाई तुम्हारी फ्रॉडुलेंट इंटेंट थी। तो अगर तुम्हें उस नोटिस के चलते गवर्नमेंट ने बोला तुमने टैक्स पे कम करा है, तो तुमने बोला चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, तो तुमने टैक्स पे कर दिया, तो तुम्हें उसके चलते उसका ITC नहीं मिलेगा, उसका ITC नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं सप्लायर हूँ, मैंने टैक्स पे करा, तो मेरे रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा। अगर मैंने RCM के अंडर कुछ पे करा सेक्शन 74 के अंडर, तो मैं खुद ही नहीं क्लेम कर सकता, समझ रहे हो। 74 के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ भी बेसिकली टैक्स पे हुआ है तो वो रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा उसका ITC, जयराम जी की बोल दो। ओके, अब आता है एक बहुत ही मतलब नॉट वेरी मच फॉर एग्जाम, बट फिर भी ठीक है, फिर भी चलो एक टॉपिक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थोड़ा तुम पढ़ लोगे, कैंसिलेशन क्या होती है, ऑर्डर रेवोकेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्स पेयर इज कैंसल्ड एंड सब्सिक्वेंटली दैट कैंसिलेशन ऑर्डर इज रिवोक्ड, देन ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो वो कैंसिलेशन का पीरियड रहा, इफ एनी ITC lapses which was claimable otherwise, 16(4) has been relaxed. That is, if recipient files GSTR 3B missed during the cancellation period within 30 days of revocation of cancellation of registration, provided time limit to avail ITC under section 16(4) had already not expired on the date of cancellation of registration। सर क्या बोल दिया सर आपने फटाफट इंग्लिश में, मेरे को तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा, तो मैं बता देता हूँ ना। तुम्हारा आया कैंसिलेशन का ऑर्डर कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इस डेट को कैंसिल किया जाता है, फिर वो आगे टाइम चलता गया, इस डेट को आ गया कि नहीं तुम्हारा जो कैंसिलेशन का ऑर्डर था ना कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, वो हम रिवोक कर रहे हैं, तुम फिर से एक्टिव GSTN वाले हो। तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा रिवोक्ड है, तुम फिर से अपना GSTN चलाओ। अब इस पीरियड में मैंने कुछ सेल परचेज करी होंगी, सामने वाले ने GSTR 1 भरी होगी, मेरे 2B में आ रहा होगा। अब उस मंथ की तुम्हें पता होगा जो मेरा कैंसिलेशन वाला पीरियड है, उस पीरियड में मैं रिटर्न्स तो भर नहीं सकता, बिल्कुल ठीक बात है, जब तक उसकी रेवोकेशन नहीं होती तो वो होगी रिवोक। अब मेरे को फटाफट अपना रिटर्न्स भरनी है। तो ये जो कैंसिलेशन वाला पीरियड है, इसमें जो भी मेरा ITC था जो मैं क्लेम कर सकता था ऑब्वियसली, ठीक है, उसको मैं अभी भी क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है, प्रोवाइडेड कि मैं जब मेरा ये वाला ऑर्डर आया, ये वाला रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वाला, इसके 30 डेज़ के अंदर मैं वो GSTR 3B भर दूँ। ये कैंसिलेशन पीरियड वाली ना जितनी भी GSTR 3B थी, GSTR 3B ये जो है, ये मैं उस पीरियड के रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर के 30 डेज़ के अंदर भर दूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो वो 16(4) मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। कि मतलब एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा चल रहा है लेट्स से 25-26 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसकी हम एकदम ऐसे इन डेप्थ एग्जांपल लें, तुम पॉइंट समझ रहे ना कि मेरा यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे उस कैंसिलेशन की रेवोकेशन हो गई, तो ये जो कैंसिलेशन का पीरियड था इसके बीच का ITC मैं क्लेम कर सकता हूँ अगर मैं GSTR 3B भर दूँ इन पीरियड्स की जो मेरी मिस हुई थी विदिन 30 डेज फ्रॉम दिस डेट, जिस दिन मेरा रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर है, प्रोवाइडेड वो ITC जो था वो ऑलरेडी लैप्स्ड नहीं था।
तो मैं वो वाला ATC ले सकता हूँ जो मेरा अदरवाइज क्लेमेबल था, कि अगर मेरा कैंसिलेशन ना हुई होती तो मैं वो ATC आराम से अपनी 3B में ले रहा होता, तो वो वाला तुम ले सकते हो 30 डेज़ के अंदर। ठीक है सर, ठीक है जी। अब यहाँ पे तुम्हारी कंडीशंस होती हैं ख़त्म, यही कंडीशन है बस, यही, इनको दोबारा पढ़ लो फटाफट से। ठीक है, ठीक है जी। तो तुम्हारा 25 मिनट में होगा सेक्शन 16 ख़त्म। एक बहुत बड़ी ये उतर गई, ये हमारा जो सेक्शन 16 था इस पर लग गया कांटा, इस पर पेन से मार देते, कांटा बच गया। ठीक है, कांटा। अब हमें जाना है 17 में, ये छोटे वाला सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, और इसमें वही वाली बात है जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। क्या सर? वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पसेज एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेज। तुम अगर कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हो जो तुम कुछ तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो और कुछ अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो तुम्हें ITC सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना तुम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो तुम उसका प्रोपोर्शनेट कर दो। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर वही बात, जो गुड्स और सर्विसेज जो तुम पार्टली तो यूज़ कर रहे हो टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। अब मैं तुम्हें इसमें कैच बताता हूँ, जो मैंने तुम्हें बताई थे ना सप्लाईज, इन दोनों का ITC इज़ अवेलेबल, एलिजिबल, तुम क्लेम कर सकते हो अगर तुम आउटवर्ड में जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो या टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और एग्जाम्ड सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम कुछ खरीद के लाए हो तो उसका ITC नहीं मिलेगा। तो यही बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है 17(2) में, वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड पार्टली फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम्ड सप्लाईज, देन ITC शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द उतना ITC टू द फॉर्मर सप्लाईज। फॉर्मर कौन सी? ये वाली, टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड तक का ITC तुम मिल सकता है, बाकी वाला तुम्हें हटाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। कॉमन ITC तो तुम्हें प्रोपोर्शनेट करके रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सर मान लो मैं 100 रुपये के इनपुट से लेके आया जो मैं पूरे टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ करने वाला हूँ, पूरा 100 का इनपुट ले लो, पूरा 100 का ITC ले लो। सर मैं 100 रुपये लेके आया जो मैं पूरे एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ करने वाला हूँ, पूरे 100 का ITC नहीं मिलेगा, काटा। सर मैं 100 रुपये का खरीद लेके आया हूँ, परचेज़ करके आया हूँ, जिसमें मैं टैक्सेबल भी सप्लाई भी करूँगा और मैं एग्जाम सप्लाई भी करूँगा, तो जितनी तुम एग्जाम सप्लाई करने वाले हो उतना ITC उसका रिवर्स कर दो। तो तुम 100 पूरा क्लेम कर लो पहले, है ना, और फिर जितना लेट से तुम उसमें से 40 का यूज़ करने वाले हो सप्लाई के लिए, तो 40/100 कर दो, 40% इसका 40 हो गया, 40 तुम ITC रिवर्स कर दो। ठीक है जी, ठीक है सर। और इस प्रोविज़न के लिए, सिर्फ इस प्रोविज़न के लिए जो तुम्हें अभी एग्जाम सप्लाई का रिवर्स करना है, एग्जाम सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉर्मली कहीं नहीं होगा। अगर तुम पूरे GST लॉ में देखो तो और कहीं एग्जाम सप्लाई में ये चीज़ें नहीं इंक्लूड होती ऐसे, बट सिर्फ इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए, सिर्फ ये रिवर्सल की और रिवर्सल के लिए ये वाली तुम 4 चीज़ें भी इंक्लूड करके चलोगे। क्या? एक तो आउटवर्ड सप्लाई जिस पे रिसिपिएंट टैक्स पे करना है, मतलब तुम्हारी वाली आउटवर्ड सप्लाई जो तुम आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हो जिस पे रिसिपिएंट ने टैक्स भरना है, तो तुम थोड़ी ना उस पर टैक्स भर रहे हो, तो सिर्फ इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए ये एग्जाम सप्लाई है। ठीक है जी। तुम अगर कोई सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसकी सेल वैल्यू का 1%, मतलब सर ये कि मैंने 100 शेयर बेच दिए, 100 शेयर जो बेचे 1000 रुपये पे बेचे, तो 1 लाख मेरी सेल वैल्यू हो गई, 1 लाख का 1% 1000 रुपये, तो 1000 रुपये तुम्हारी एग्जाम सप्लाई हो गई। ठीक है जी। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर तुमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, वैसे तो वो तुम्हें पता सप्लाई भी नहीं है, शेड्यूल 3 से भी बाहर है, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारी एग्जाम सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ओनली। ऐसा नहीं कि इसको याद ही रखना कि एग्जाम सप्लाई सारी जगह यही होती है, नहीं, सिर्फ इसी सेक्शन में। ठीक है, ठीक है सर। और सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ये तुम्हारे फाइनल में आएगा, IGST एक्ट का सेक्शन है, लॉ में लिखा हुआ, तुम्हारे सिलेबस में इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी। अब सर सर जो मैं अपनी क्रश से हुआ बैठा हूं वो अब पढ़ाने वाले हो क्या? ब्लॉक्ड। हंसी के ठहाके, हंसी के फव्वारे, बहुत बढ़िया जोक। ठीक है सर, ओके। तो मेरे प्यारे क्यूडीज, मैं तुम्हें एक चीज़ टेल कर देता हूँ, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको तुमने उतने ही ध्यान से पढ़ना है जितने ध्यान से तुम PUBG और फ्री फायर में रैंक पुश करते हो, जितने ध्यान से तुम अपनी क्रश को मैसेज करते हो, जितने ध्यान से तुम आई डोंट नो पढ़ रहे हो। ठीक है, ले दे के 100 बात की 200 बात, 100 बात की एक बात, वो ये कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो अब सेक्शन है 17(5), ये तुम्हें ऐसे पढ़ना है,
ऐसे पढ़ना है कि जैसे तुम्हारा पूरा पेपर ही इसके ऊपर टिका है, और पेपर में क्वेश्चन इससे ही आता है, 17.5 से ही आएगा, देख लेना। तो मैं तुम्हें थोड़ा 17.5 का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। 17.5 में, जिसको हम ब्लॉक्ड आईटीसी बोलते हैं, जिसको हम नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी भी बोलते हैं, क्या होती है सर ये? मतलब इसमें ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, जो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि उनका चाहे सब कुछ लिखा हो कि भाई उसका डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, सप्लायर ने रिटर्न भी भर दी, R1 भी भर दी, तुम्हारे 2B में भी आ रहा है, उसने 3B भी भर दी, तुमने उसको 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी कर दी, तुमने उसका GST कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया, तुमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी सेक्शन 16 की। उसके अलावा बहुत क्लियर लिखा हुआ कि यार ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। फिर भी भाड़ में गया, मैं इसका आईटीसी नहीं दूंगा, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट ही ऐसे होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 में जो भी लिखा है भाड़ में गया, मैं नहीं दूंगा आईटीसी। एंड 18.1 भी है, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 18.1 में होता है कि चल ठीक है, मतलब जो तुम अभी आईटीसी ले सकते हो जिन चीज़ों का, उनका जो भी लेते, आईटीसी शेल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें। अब जहाँ पे भी ये वाला इमोजी दिखे और ग्रीन डब्बा बनाओ तो समझ लेना ये एक पॉइंट है, और उसके नीचे जो भी रेड डब्बे वगैरह में जो भी लिखा हुआ है वो सब उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो सब उसके रिलेटेड स्टफ है, ठीक है। तो पहली चीज़, तो सर पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आएगी, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, बस कर, ये जलवे ना दिखा नहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विद सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर ऑब्वियसली, एंड वेसल एंड एयरक्राफ्ट। तो ऐसा व्हीकल जो तुम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए यूज़ करने वाले हो, ठीक है, विद सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13। तो बेसिकली इसमें आ गई तुम्हारी घर की गाड़ी, किसी कंपनी ने गाड़ी खरीदी, चाहे वो किसी कंपनी ने एक गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज़ खरीदी अपने डायरेक्टर को इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स के लिए लाने जाने के लिए, तो बिजनेस पर्पस भी है, उसकी सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हैं, सब इनवॉइस भी है, सब कुछ तुम्हारे 2B में भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा 17.5 बोल रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं 17.5 इतना इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी कि तुम्हें अगर कोई नींद से उठा के भी पूछ लेना, ऐसे तुम सो रहे हो और एकदम से ऐसे चांटा है, हाँ बता कार का आईटीसी मिलेगा तेरे को 17.5 में, नहीं चल सो जा, ऐसा इतने लेवल का तुम्हें 17.5 ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ तो सुनती पता हो कि यार ये तो ब्लॉक थी ना, ये तो ब्लॉक थी वहाँ पे, मैंने सुनी थी ब्लॉक थी वहाँ पे, हाँ तो ऐसा, ठीक है सर। तो तुम मोटर व्हीकल यहाँ पे आ गया, इसमें एक्सेप्शंस कौन सी, अगर ये वाला एसेट जो है, ये जो मोटर व्हीकल है, ये किन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज देने में यूज़ हो रहा है देन उसका आईटीसी मिल जाएगा। कि जैसे वो जो तुम्हारा मोटर व्हीकल है वो लेट से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हो गया, मतलब तुमने गाड़ी खरीदी, तुम घर के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो एक टैक्सी वाले ने कैब खरीदी है, अब वो तो कैब अपने पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाएगा ना, टैक्सेबल सप्लाईज जनरेट करेगा ना उससे, फिर वो उसका आईटीसी ले सकता है, क्योंकि वो एक हिसाब से उसके लिए बिजनेस एसेट हो गई, ठीक है सर। या फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, कि मेरी गाड़ियों की एजेंसी है, मैं वो गाड़ी खरीद रहा हूँ आगे बेचने के लिए, तो मेरे लिए तो वो एक हिसाब से स्टॉक है, मेरे हिसाब से तो वो कोई बिजनेस एसेट पर्सनल एसेट थोड़ी है, मेरे हिसाब से तो स्टॉक है, आ जाए कल बेच दूंगा, तो मैं उसका आईटीसी ले सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके आउटपुट पे भी टैक्स पे करूँगा, ठीक है जी। तो टैक्सेबल सप्लाईज जब तक मैं कर रहा हूँ आईटीसी ले सकता हूँ। या मैं उस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ ड्राइविंग सिखाने के लिए, या वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहा हूँ लेट से नेविगेटिंग सिखाने के लिए, एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहा हूँ फ्लाइंग सिखाने के लिए, तो मेरा ऐसे कोचिंग स्कूल है, ठीक है, कि मतलब मैं यहाँ पे गाड़ियाँ सिखाता हूँ चलानी, बोट चलानी सिखाता हूँ, एरोप्लेन उड़ाना सिखाता हूँ, अगर मेरा ऐसा स्कूल है देन उसका मैं आईटीसी ले सकता हूँ, क्योंकि फिर तो वो मेरे लिए एक ट्रेनिंग व्हीकल हो गया ना, पर्सनल एसेट थोड़ी ना हो। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो ऊपर मैंने लिखा था मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स ब्लॉक्ड है, लेकिन ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जो गुड्स ढोने के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम आता है, देन एंड ओनली देन इट इज अलाउड, उसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है सर। याद हो गया। अब आईटीसी ऑन इंश्योरेंस, उसकी सर्विसिंग, उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, ये जो गाड़ी हमने ऊपर बात करी, मोटर व्हीकल जो होते हैं, सर मोटर व्हीकल का तो आईटीसी ब्लॉक्ड है, हमें समझ आ गया। मोटर व्हीकल का जो हमने इंश्योरेंस कराया, तो
सर हमने मोटर व्हीकल की रिपेयर कराई तो रिपेयर मेंटेनेंस उसका क्या मिल जाएगा क्या? और हमने अगर मोटर व्हीकल रेंट पे लिया तो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ITC ऑन सच मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट इज एलिजिबल देन सच ITC इज एलिजिबल। तो बेसिकली अगर तुम्हारे बाप का ITC मिल रहा है तो बेटे का भी ITC मिलेगा ना। तो अगर तुम्हारे मेन एसेट ही इनएलिजिबल ITC वाली है तो उसका ITC नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो अगर किसी ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए गाड़ी ली है तो उसको ITC मिल रहा है, मिल रहा है। तो उसने उसकी इंश्योरेंस कराई अगर, या उसकी सर्विसिंग कराई, रिपेयर मेंटेनेंस कराई, तो उसका ITC मिलेगा, मिलेगा। सर अगर मैंने अपने घर के लिए गाड़ी ली जिसका ITC नहीं मिल रहा, मेरे को ITC एलिजिबल है, तो मैंने उसकी इंश्योरेंस कराई, रिपेयर कराई, मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सिंपल, समझ आ गई, ठीक है। या फिर गाड़ी में अगर ऑब्वियसली सेम लाइन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने लीज़ पे ली गाड़ी तो उसका तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आगे सब लीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मिल जाएगा। क्योंकि एक तो ऑब्वियसली मैं टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करता हूँ और सेकंड में सेम लाइन ऑफ बिजनेस कर रहा हूँ, देन मिल जाएगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो बहुत कॉमन चीज़ है कि सब जगह अगर कि तुमने अगर वो आगे सिर्फ देनी ही है, पीछे से ली आगे देने को, तो तुम बीच में क्यों मतलब क्यों टैक्स भर रहे हो अपने सिर पे ना। तो इसलिए वो ITC वहाँ पे मिल जाता है, बिकॉज GST आगे जाना चाहिए, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मैं तो लीज पे लेके आगे सब लीज कर रहा हूँ ना, तो कंज्यूम तो वो करेगा, वो भरे ना टैक्स, मेरे को तो बीच में ITC मिल जाए ना, गुड। अदरवाइज ITC ब्लॉक्ड है, तो बाप को ITC मिल गया तो बेटे को भी मिल जाएगा, ठीक है, और सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो मिल जाएगा, अदरवाइज ITC ब्लॉक्ड है। और मान लो तुमने एक कंपनी है, सर एक कंपनी ने एक गाड़ी ली, ITC मिलेगा? नहीं। सर कंपनी ने बिजनेस पर्पस के लिए ली है, सब सब सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं सर? नहीं। अच्छा। सर कंपनी ने वो गाड़ी रेंट पे ली है, ITC मिलेगा? नहीं। सर कंपनी ने वो गाड़ी रेंट पे ली है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ है उनको रात को घर छोड़ के आने के लिए, मिलेगा? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो जो फीमेल को छोड़ के आ रहे हैं वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है क्या, किसी लॉ ने बोला है क्या, कोई उनको फोर्स कर रहा है क्या कि छोड़ के आना है? तो अगर ऐसा है देन मिल जाएगा, बिकॉज वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना वो गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं, उनको तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर लेनी पड़ रही है ना। और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं कि लाइक वो लेडी ने बोल दिया था एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले कि मैं टर्म्स रख रही हूँ कि मेरे को ज्वाइन करते रहे, मेरे को घर पे छोड़ के आना है, ऐसा नहीं है। कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब किसी लॉ ने बोला उसको, ठीक है। होते हैं ऐसे स्टेट लॉज होते हैं जहाँ पे वुमेन थोड़ी रात को है ना अनप्रोटेक्टेड सी फील करती हैं, और ऑब्वियसली 24/7 खोली होती हैं कई कंपनीज, तो उनके लिए होता है। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ भी लीजिंग रेंटिंग कुछ भी, अगर एम्प्लॉयर, और ये सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देखनी है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देन इट इज अलाउड, अदरवाइज ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड जैसे कि तुम हो अपनी क्रश से, ब्लॉक्ड। ओके अब ये वाली जो सर्विसेज है ना, ये वाली इंश्योरेंस सर्विसिंग, ITC ऑन सच सर्विसेज एलिजिबल है इफ बाय रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ सच। अब मान लो मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ गाड़ियों का, एयरक्राफ्ट का, और मैंने उसकी इंश्योरेंस कराई, तो मैंने तो अपने स्टॉक की इंश्योरेंस कराई है ना एक हिसाब से, मैं तो इसको आगे बेचने वाला हूँ ना, तो मेरे लिए तो ये स्टॉक है, तो मैंने अपना स्टॉक इंश्योर कराया, तो स्टॉक का इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है सर। या अगर कोई जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज का सप्लायर है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस बेचती है, उसने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई या उसने री इंश्योरेंस की सर्विस ली, देन उसको भी मिल जाएगा। ओके सेकंड फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने का ITC सीधा ब्लॉक्ड, केटरिंग फूड एंड बेवरेजेस ब्लॉक्ड, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज का भी ITC ब्लॉक्ड, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब ब्लॉक्ड। अगर तुम ध्यान पे देखो तो ये कौन सी वाली सर्विसेज ब्लॉक्ड है सर, ये वो वाली सर्विसेज ब्लॉक्ड है जो एक इंसान लेता है, जो तुम्हारे ऐसे बिजनेस के लिए रेलेवेंट नहीं है, जो एक इंसान लेता है। इंसान खाना खाता है, इंसान ब्यूटी ट्रीटमेंट लेता है, इंसान जिम जाता है, इंसान लेट से अपना मेकअप करवाता है, प्लास्टिक सर्जरी कराता है, इंसान अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, देन तो ये तो पर्सनल होगी ना एक हिसाब से, काइंड ऑफ, है ना। एक बंदा अपने लिए जिम जाता है, अपने लिए हेल्थ सर्विस ले रहा है, अपने लिए कुछ लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, तो इनका तो ITC नहीं मिलेगा, ठीक है सर। इस पर बहुत एक केस भी चला था पता है लॉ में, एक बंदे ने बोला था कि अरे मेरी बॉडी ही मेरा बिजनेस है, एक लॉयर का केस चला था कि भाई मेरी बॉडी ही मेरा बिजनेस है, तो मैं अगर ये बॉडी लेके आता हूँ कोर्ट में तभी तो मेरा धंधा चलता है ना, तो इसके लिए मैं हेल्थ सर्विसेज जाता हूँ, तो उसको भी नहीं मिला था, ठीक है। तो लेकिन उस केस को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने ऐसे क्रक्स में बोल दिया, ठीक है।
मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे ही मजे के लिए फुल बैच में कभी पढ़ लेंगे। फिलहाल यही ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ भी ऐसे पर्सनलाइज सर्विस है, फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्विसेज। और यहाँ पे कहीं तुम्हें एटसेट्रा दिख रहा है क्या? नहीं, एटसेट्रा तो नहीं दिख रहा। तो एटसेट्रा नहीं दिख रहा तो मतलब इन्हीं को तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, अब इसकी एक्सेप्शन है ऑब्वियसली, जब ये वाली सर्विसेज मैं ले रहा हूँ आगे सेम सप्लाई करने के लिए। सर मतलब एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने फूड्स एंड बेवरेजेस खरीदे आगे सिमिलर सप्लाई करने के लिए, है ना। रेस्टोरेंट भी तो आगे सेम खाने की सप्लाई करेगा ना, तो उसके लिए तो वो एक हिसाब से स्टॉक हो गया, तो वो उनका ATC ले सकता है। वो खुद खाने के लिए थोड़ी मंगा रहा है, वो तो आगे बेचने के लिए मंगा रहा है ना। तो वो कंजम्पशन टैक्स, GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो वो कंजम्पशन थोड़ी कर रहा है, वो तो आगे कर रहा है। तो वो टैक्स का बर्डन क्यों झेलेगा भाई? है भाई, तो आगे जाएगा बर्डन। ठीक है जी। या फिर वही बात कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर कराई है। मतलब मान लो एक कोई कंपनी है जिसके ऐसे वर्कर्स ऐसे बहुत धुएं वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत धुएं वाली फैक्ट्री है, तो उनको मान लो किसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ने बोल दिया कि ऐसी वाली फैक्ट्री को ना अपने वर्कर्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, कि उनके वर्कर्स का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा हो, ऐसा उनको लॉ ने बोल दिया। अब लॉ ने बोल दिया, फिर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, तो एक कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज ली अपने वर्कर्स के लिए। अगर तो लॉ ने बोली है फिर तो उनको ITC मिल जाएगा, अगर लॉ ने नहीं बोली तो ITC नहीं मिलेगा। ठीक है सर, लेट्स गो आगे। ब्लॉक्ड ITC कंटिन्यूड। पॉइंट नंबर 3, वही सेम लॉजिक। मेंबरशिप, क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की कोई मेंबरशिप मिल रही है, क्लब की मिल रही है, या कोई ट्रैवल बेनिफिट्स मिले हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन मिल गया। ठीक है, होता ना कि अरे तुम छुट्टियों पे जाओ, तुम्हारा जो ट्रैवल का खर्चा है वो माफ़। ऐसे होता है गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, बहुत जगह होता है, LTC बोलते हैं इसको। अब ऐसे अगर तुम बेनिफिट्स दे रहे हो और कंपनी, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कंपनी है, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि जा तू वेकेशन पे जा, मैं मेक माई ट्रिप से तेरी टिकट कराता हूँ। अब मैंने मेक माई ट्रिप से टिकट कराई, तो वो मेक माई ट्रिप जो मेरे को इन्वॉइस इशू करेगा उसमें टैक्स लगा होगा, तो मैं उसका ITC नहीं ले सकता, डेट इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है जी। या फिर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को, लेट से वही बात है, या एम्प्लॉयज़ ने खुद, है ना, या एक प्रोपराइटर ने खुद, या कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे कोई जिम की मेंबरशिप लेके दे दी, तो ITC नहीं मिलेगा अनलेस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो 3 जगह स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आया था, वो मोटर व्हीकल की लीजिंग रेंटिंग में, ये ऐसे पर्सनलाइज सर्विस में, फूड एंड केटरिंग एंड ऑल वाली चीज़ों में, और मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस और ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हूँ और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो तभी मिलेगा। ओके, फिर आती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज होती हैं एंड इक्वल टू, मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, देन इट इज़ कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कि जैसे मैंने बताया था पहले एग्जांपल में एक, कि मैंने किसी उसको ठेकेदार को पैसे दिए कि ये ले 20,000 मेरे कमरे की आके डाउन सीलिंग कर दे, और मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी, गुड्स भी तू लेके, सर्विसेज भी तू दे, और मेरे को बना के दे दे, बस ये छत के साथ जोड़ दे, तो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई, और गुड्स भी उसके, सर्विसेज भी उसकी। तो ये जो सर्विसेज मैं लूँगा उससे, दीज आर आई कांट टेक ITC ऑन देम, दीज आर ब्लॉक्ड। ओके, एक्सेप्ट सरकार को बहुत प्यार है प्लांट एंड मशीनरी से, क्योंकि भाई प्लांट एंड मशीनरी अगर कोई बिजनेसमैन लगा रहा है तो वो ऑब्वियसली आगे रेवेन्यू जनरेट करके देगा, आगे टैक्सेबल सप्लाईज करेगा, आगे रेवेन्यू आएगा सरकार को। तो इसलिए अगर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए ले रहा हूँ, देन अलाउड है ITC अलाउड है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज सिमिलर सप्लाई के लिए ले रहा हूँ, लेट्स से मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, तो मैंने किसी ठेकेदार की सर्विसेज ली, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज टू सप्लाई टू अ क्लाइंट। अब मैं तो बीच वाला हूँ ना, मेरे पे थोड़ी ना GST का बर्डन होना चाहिए। वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला अगर मेरे को टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा तो मैं उसका ITC ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को टैक्स इन्वॉइस रेज कर दिया ना, तो बर्डन उस पर शिफ्ट कर दिया है, तो मैं ITC लूँगा तभी तो उस पर बर्डन शिफ्ट होगा। तो अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूँ आगे देने के लिए देन ITC मैं ले सकता हूँ। ठीक है जी। एंड ITC अवेलेबल है ऐसे रूटीन कंस्ट्रक्शन के लिए, कि मान लो थोड़ा बहुत कुछ करवा लिया, और ऑब्वियसली बात है तुम बड़ी कंपनी हो, तो तुमने अगर उसको कैपिटलाइज ही नहीं करा, तो तुमने बोला ये खर्चा ही है। तुम्हारी एग्जांपल लेता हूँ,
तुम बहुत बड़ी कंपनी हो, तुम्हारी 100 करोड़ की तो बिल्डिंग है, 100 करोड़ की बिल्डिंग है, और तुमने कराया 10 लाख का खर्चा, तो तुम 10 लाख को कैपिटलाइज थोड़ी करोगे बैठ के। 10 लाख तुम्हारे लिए क्या है, चिल्लर चिल्लर। तो तुम उसको क्या करोगे, P&L में फेंक के मारोगे। अब P&L में फेंक के मार दिया तो तुमने इसको कैपिटलाइज नहीं करा, कैपिटलाइज नहीं करा अपनी बुक्स में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गैप, तो तुम उसका ITC ले सकते हो। तो ITC रूटीन कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है। लेकिन ITC और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नॉट अवेलेबल व्हेन द एक्सपेंस आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैंने उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज भी कर लिया देन उसका मैं ITC नहीं ले सकता, तो कैपिटलाइज नहीं करना। तो और ऐसे नहीं होता कि तुमको कि अरे मेरे को इसका ITC लेना है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं कैपिटलाइज नहीं करूँगा, मैं इसका खर्चा डाल देता हूँ। एक तो आज की आज ही डेप्रिसिएशन सारी मिल गई खर्चा डालने पे, डेप्रिसिएशन का झंझट खत्म कि 5 साल में डेप्रिशिएट करूँगा, ऊपर से ITC भी मिल गया, मजे। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गैप है वो बताएंगे कि भाई ये कैपिटलाइज करना था नहीं करना था, खर्चा डालना है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि भाई इसका ITC मिल सकता है कि नहीं। तो अगर खर्चा भी डाल दिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गैप देन उसका ITC मिल जाएगा। ओके, फिर आते हैं अगले पे। सिमिलर पॉइंट है ऊपर वाले का कि अगर सर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज नहीं ली, लेकिन मैं ठहरा प्रमोटर बंदा, मैं गुड्स भी अपनी ले आया, सर्विसेज भी अपनी ले आया, है ना, मैंने रिसीव कर ली, गुड्स रिसीव कर ली अलग से, सर्विसेज रिसीव कर ली अलग बंदे से, एक ही बंदे से मैंने गुड्स और सर्विसेज एक साथ नहीं ली, फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता ना। तो मैंने गुड्स अलग से ले ली, सर्विसेज अलग से ले ली, और ऐसे कंस्ट्रक्शन करवा ली अपनी मैंने मज़े से। तो सरकार कहती बेटे इधर आ, हम तेरे बाप हैं, हमको सब पता है जो तू चालाकियाँ करने के चक्कर में चलेंगी नहीं ये। तो उन्होंने इस पे भी काटा मार दिया, टाटा। सेम 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 लॉजिक देके कि अगर गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, कि मैं खुद करवा लूंगा टेंशन नहीं है, इवन व्हेन सच सर्विसेज सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कि मान लो मैं एक प्रमोटर हूँ, मैंने अपनी कंपनी शुरू करनी थी, तो मैंने क्या करा, ये मान लो सचिन रेजा क्लासेस शुरू करनी थी, तो मैंने ऐसे ऐसे पूरा सेटअप बनाया, एक कमरा बनाया, ऐसे सब कुछ स्टूडियो वूडियो खुद ही बना लिया मैंने, है ना, मतलब खुद ही ऐसे गुड्स ले आया, सर्विस ले आया, कोई मिस्त्री बुलाया, दीवार खड़ी कर दी और बना दिया, सिंपल। तो भी जो मैं गुड्स और सर्विसेज अपने अकाउंट पे लेके आया कंस्ट्रक्शन कराने को, तो उसका ITC नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे मैंने सचिन रेजा क्लासेस कल को बिजनेस के लिए यूज़ करनी है, फिर भी नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा। ओके। और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। कोई चीज़ आधी बनी हुई है, तुमने उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कराया, तुमने कोई चीज़ रेनोवेट कराई, उसमें कुछ एडिशन कराया, कुछ ऑल्ट्रेशन कराया, इसको बदल दिया, ऐसा कुछ रिपेयर्स कराई, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेट मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर तुम उस चीज़ को कैपिटलाइज कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। अब कभी कभार ऐसे होता है ना, बहुत सारी बिल्डिंग होती है जिसमें मैन होल्स बनाए जाते हैं ताकि इंसान घुस सके, कल को कुछ भी चेंज करना हो, ऐसे करना हो, है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो लगती हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती हैं, जो जियो ने लगाई है ना, ग्राउंड के नीचे से तारें डली हुई हैं सारी, तो उसके लिए मैन होल्स बनेंगे कि कल को इंसान घुसेगा अगर तारों में कोई दिक्कत आई। तो वो जो मैन होल्स बने हैं दोज आर प्लांट एंड मशीनरी एज पर अ सर्कुलर, एज पर क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर। तो वो प्लांट, तो वो मैन होल्स का भाई ITC मिल सकता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का तो मिलता ही है। तो प्लांट एंड मशीनरी का ITC मिल जाएगा। इस वाले केस में भी, इस वाली एंट्री में भी प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाएगा, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली एंट्री में भी प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को फुल वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट। चार्जिंग ऑन कर दी मैंने, चार्ज कर दूंगा मैं। ओके। इनवर्ट सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, बहुत ऑब्वियस, ठीक है जी। अगर मैंने इनवर्ट सप्लाईज ली हैं, कॉम्पोजिशन डीलर हूँ, तो मेरे को ITC नहीं मिलेगा, ना मैं खुद लेता हूँ, ना मैं आगे लेने देता हूँ। इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कोई बाहर का बंदा है जिसकी यहाँ पे इंडिया में फिक्स प्लेस नहीं है और वो यहाँ पे ओकेजनली आता है सिर्फ, है ना, एग्जीबिशन लगी मान लो दिल्ली में 10 दिन के लिए, तो वो आ गया, तो उसके अलग प्रोविजन है। लेकिन वो ITC नहीं ले सकता लाड़ले, अगर यहाँ पे आके कुछ खरीदेगा तो। हाँ, लेकिन वो बाहर से कुछ लेके आया अपने साथ, इंपोर्टेड गुड्स हैं, देन क्योंकि उसने बिल ऑफ एंट्री भरी होगी, उसमें कस्टम ड्यूटी पे करी होगी, IGST पे करा होगा, तो वो IGST क्लेम कर सकता है। तो उसका हाउएवर टैक्स पेड बाय हिम ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज अलाउड एज ITC। यहाँ पे आके कुछ खरीदेगा तो नहीं अलाउड। इनवर्ट सप्लाईज यूज्ड फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पर्सनल कंजम्पशन।
एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया मैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ होने वाली हैं या पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होने वाली है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी गुड्स हैं जो गुम हो गई, चोरी हो गई, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गई, या मैंने बुक्स में राइट ऑफ ही कर दी या डिस्पोज ऑफ कर दी एज अ फ्री सैम्पल्स, गिफ्ट और फ्री सैम्पल्स में बांट दी मैंने, मैं ऐसी गुड्स ले रहा हूँ जो मैंने फ्री सैम्पल्स में बांटनी है या बांट दी, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर अगर ऑलरेडी ले लिए रिवर्स कर दो, सर अगर अभी तक नहीं लिया और मेरे को पता है मैं इनको फ्री सैम्पल्स बांटने वाला हूँ, मत लो आईटीसी। ठीक है सर। और वही बात कि अगर कोई भी टैक्स मैंने 74 के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पे करा है, मान लो आरसी में मैंने कुछ पे करा है, ठीक है, या ऑब्वियसली बात है मेरे सप्लायर ने पे करा है और है ना, तो वो मैं उसका आईटीसी नहीं ले सकता। अप टू 23-24 क्यों लिखा है? बिकॉज आगे 24-25 से तो 74A आ चुका है ना। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन देते हैं। एक तो प्लांट मशीनरी में क्या क्या आता है, जिसका हमने देखा ना अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, और वो कंस्ट्रक्शन वाले में अलाउड है तुम्हें प्लांट मशीनरी का। तो प्लांट मशीनरी मीन्स apparatus इक्विपमेंट मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये वो फॉर मेकिंग सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑब्वियसली तभी तो सरकार अलाउ कर रही है। एंड इंक्लूड्स सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, मतलब ये तुम्हारी प्लांट मशीनरी है, ठीक है। अब प्लांट मशीनरी को तुम्हें कहीं पे लगाने के लिए उसके नीचे सीमेंट की वो बनानी पड़ गई, लेट से कुछ भी ऐसे बाउंड्री बना लिया। तुमने देखा होगा वो कभी कभी अगर तुम बड़ी बहुत लोकल एरिया से हो ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि ऐसे कुछ ऐसे मीटर सा लगा होता है पूरे मोहल्ले का ना, टेलीफोन बूथ टाइप का, तो वहाँ पे उसके नीचे वो मशीन सी लगी होती है, उसमें तारें वारें होती हैं बहुत सारी, और उसके नीचे ऐसे सीमेंट के 2 सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो वो प्लांट मशीनरी का ही पार्ट बन जाती हैं, उसको अलग से नहीं गिनते, क्योंकि वो प्लांट मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है ना वो चीज़, नीचे स्ट्रक्चर बनाना, तो वो भी प्लांट मशीनरी का पार्ट है। तो अगर सर मैंने ऐसी सर्विसेज ली, चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चाहे जैसी भी, कि मेरे को वो प्लांट मशीनरी के लिए फाउंडेशन बना के दे दो, चाहे वो सीमेंट का ही बन रहा है, चाहे वो प्लांट मशीनरी अपने आप में नहीं है अदरवाइज, तो भी वो प्लांट मशीनरी में काउंट होगा और उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। सर अगर मैं सैम्पल्स एंड फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन सच सप्लाईज। लेकिन अगर मैं फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ या फिर सैम्पल दे रहा हूँ, तो फ्री गिफ्ट कैसे बना? क्योंकि मैंने उसकी कंसिडरेशन नहीं ली। अब मान लो वो कंसिडरेशन नहीं ली क्योंकि वो शेड्यूल 1 में फॉल करता है, तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी बन जाती है। तब वो सप्लाई तो क्वालिफाई कर रहा है अगर शेड्यूल 1 में फॉल कर रही है। तो अगर शेड्यूल 1 में फॉल कर रही है देन उसका मैं आईटीसी ले लूँगा, क्योंकि अदरवाइज वो डू नॉट क्वालिफाई या सप्लाई। अगर तुम फ्री गिफ्ट्स किसको ऐसे दे रहे हो तो वो सप्लाई ही नहीं है जीएसटी में, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, एबीसी टेस्ट ज़रूरी है, तो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर वो शेड्यूल 1 में फॉल करती है देन ऑब्वियसली सप्लाईज इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसका आईटीसी ले सकते हो। सर ऐसी कुछ ऑफर्स होती हैं, सर मान लो कोई ऐसे मेरे को फ्री सैंपल्स नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे होता ना कि बाय 1 गेट 1, बाय मोर सेव मोर, 3 साबुन पे 1 फ्री, ऐसे होता ना वो वाली चीज़ें जो प्रमोशनल स्कीम्स ही होती हैं। तो उसमें कंप्लीट आईटीसी अलाउड है। उसमें ऐसे नहीं सोचना कि अरे एक चीज़ फ्री एक चीज़ है, उसमें ऐसे गिनना है। उसमें ये नहीं गिनते कि एक के साथ एक फ्री है, उसमें ऐसे गिनते हैं कि 2 चीज़ें एक के दाम पे मिल रही हैं, तो तुम्हें 2 चीज़ें ही सप्लाई करी गई हैं, दाम एक का लगा है, एक के दाम पे सप्लाई करी गई हैं। ठीक है, तो उसमें आईटीसी फुल मिलेगा, कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, फुल आईटीसी मिल जाएगा। अब हम घुसेंगे सेक्शन 18 में। सेक्शन 18, हाँ जी, तो अब हम चलते हैं सेक्शन 18 पे। सर हमारा यहाँ पे 16 भी हो गया, हमारा यहाँ पे 17(5) भी हो गया मेन। अब 18 के 3 सेक्शन बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। 18 का सब सेक्शन 1 जो है, जिसमें 4 सेक्शन है ये वाले, ये तुम फटाफट से सुन लो। तुम पहले उनमें से थे जो आईटीसी नहीं लेते थे, अब आईटीसी लेने लगे हो, देन ABCD में हो तुम, और तुम पहले लेते थे लेकिन अब नहीं लोगे, देन 18(4) में हो तुम, ये वाला 18(4). ठीक है, 2 केस हैं। तो 18(1) ABC में क्या है, ABCD में पहले तुम ये चूज कर लेते, अप्लाइड फॉर अ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम डेट इन विच इज़ लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले ली। तो या तो तुम्हारी टर्नओवर क्रॉस कर गई, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई, अब तुम्हें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो तुम लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और तुमने फ्रॉम द डेट यू वर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तुमने उसके 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दी। ओनली देन, अगर तुमने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी और तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिल भी गई, ठीक है, देन
एक तो ये केस, एंड अगर तुमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले ली, तुम्हारी अभी लिमिट क्रॉस भी नहीं थी, तुमने रजिस्ट्रेशन ले ली, देन तुम आईटीसी ले सकते हो किसका, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक का, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं ले सकते। तो तुम्हारे, मान लो तुम अभी लायबल नहीं हुए थे, तो तुम्हारे गोडाउन में 1000 गुड्स तुम खरीद के लेके आए थे, ठीक है, 1000 गुड्स खरीद के आए थे, लेट्स से एग्जांपल है तो 31 मई को, आगे गए आगे गए आगे गए, तुम जी 10 अप्रैल को हो गए लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और तुमने 30 दिन के अंदर लेट्स से 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया और तुम्हारी रजिस्ट्रेशन आ भी गई, तो तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती है फ्रॉम द डेट यू वर लायबल टू रजिस्टर। तो तुम 10/4 से तुम्हारी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है। तो इस केस में 9 अप्रैल को तुम्हारे पास जो भी स्टॉक था, किसका स्टॉक था सर, फिनिश्ड गुड्स का या सेमी फिनिश्ड गुड्स का, है ना, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये का स्टॉक था, 1000 रुपये का 1000 किलो स्टॉक था, तो तुम्हारा 9 अप्रैल को सिर्फ 600 बचा, तो तुम 1000 का प्रोपोर्शनेट 1000 इंटू 600/1000, तो 600 रुपये तुम आईटीसी ले सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो ये उसका सेक्शन है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि तुम्हारे पास पहले हो सकता है तुम्हारे पास रिसिपिएंट का नंबर ही नहीं था, तो तुम्हारे टैक्स इनवॉइस में तुम्हारे रिसिपिएंट का इनवॉइस जीएसटी होना ज़रूरी है, तो था ही नहीं, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो स्पेशल सर्कमस्टांस बनाया गया कि ठीक है अब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, अब वो तुम्हारा जो 600 रुपये का आईटीसी है वो तुम आगे यूज़ करोगे फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, तो तुम अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स भरोगे, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स भरोगे तो इनपुट का आईटीसी ले लो, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। और इस केस में कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा लाड़ले, ओके। फिर दूसरा केस आता है सी और डी। पहले तुम थे कॉम्पोजिशन सप्लाई में रजिस्टर्ड, तो तुम कॉम्पोजिशन सप्लाई के अंडर, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है, या फिर तुम पहले एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, अब तुम्हारी वो टैक्सेबल हो चुकी है, तो सर मैं पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करता था तो तब मेरे को आईटीसी नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं नॉर्मल स्कीम में, रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करूंगा तो मेरे को आईटीसी मिल सकता है, गुड। सर मैं पहले एग्जाम सप्लाई करता था, मेरे को आईटीसी नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं टैक्सेबल सप्लाई करूंगा तो मेरे को आईटीसी मिलेगा, गुड। दैट इज वट एग्जैक्टली सेक्शन 18 इज अबाउट, आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो या तो तुम कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आए, या तुम्हारी एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल हो गई, तो तुम उनका तो ले ही सकते हो जो ऊपर मिल रहा था, स्टॉक का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का, और यहाँ पे तुम कैपिटल गुड्स का भी ले सकते हो। और मैं तुम्हें क्रेजी बात बताता हूँ, जीएसटी में जो कि तुम्हें पता ही है, जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल होती है, तो तुम 5% पर क्वार्टर, सर ये 5% कैसे आया, अगर 5 साल लाइफ होती है तो 5 साल की होगी 100%, तो 60 मंथ्स की होगी 100%, तो 3 मंथ्स की हुई 1/20, तो 1/20 ऑफ 100 5, तो 5% पर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है ना, तो पर 3 मंथ्स 5% वैल्यू निकल आई, ऐसा। तो तुम्हारे पास लेट से, तुमने वही बात है, अगर सेम एग्जांपल लूँ तो सेम एग्जांपल तो नहीं ले सकते, पर क्वार्टर माइनस करना है, और जीएसटी में क्वार्टर होते हैं जैन टू मार्च, फिर ऐसे अप्रैल टू जून, है ना, फिर जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, और ये फिक्स्ड क्वार्टर है, फिक्स्ड क्वार्टर, ठीक है। और पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जहाँ पे भी ऐसे टाइम लिमिट आती है ना, पर मंथ पर क्वार्टर, इस आईटीसी के चैप्टर में वहाँ पे और पार्ट देयर ऑफ आएगा, मतलब कि तुम्हारा जैन टू मार्च का है वो कंप्लीट हो गया क्वार्टर, और नेक्स्ट मंथ का सिर्फ अप्रैल की 2 तारीख हुई अभी, तो तुम्हारा सेकेंड क्वार्टर भी आ गया बीच में, तो तुम्हारे 2 क्वार्टर आ गए बीच में, ऐसा। तो और पार्ट देयर ऑफ मतलब अगले क्वार्टर का थोड़ा सा पार्ट भी आ गया, तो पार्ट देयर ऑफ, तो 5% पर क्वार्टर से उसको रिड्यूस करके उसका आईटीसी ले सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जेड 1 अगस्त को लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर ली, तो 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। तो जेड इज एलिजिबल फॉर इनपुट्स आईटीसी ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, ये वो, बट जेड कैन नॉट टेक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, ऑब्वियस, ठीक है जी। अब ये चारों केसेस में 18(1) ए बी सी डी, बेसिकली सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में, 18 सबसेक्शन 1 में तुम्हें आईटीसी लेना है अगर, तो तुम्हें पोर्टल पे फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। ये वाला जो तुम आईटीसी जो तुम अवेल करने के लिए एलिजिबल हो गए ना, इसके 30 दिन के अंदर तुम्हें पोर्टल पे आईटीसी 1 भरना है, जिसमें फुल ऐसे डिटेल्स लिखी हों कि भाई मेरा वो जिस दिन मैं अवेल करने के लायक हुआ उससे 1 दिन पहले मेरे स्टॉक में कितना आईटीसी था,
है ना, तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स की, कितना आईटीसी था, कब खरीदा था, क्या है उसका इनवॉइस, क्या आया था मेरे पास, ऐसा ऐसा सब कुछ। और अगर ये आईटीसी 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो तुम्हें उसको सीए या सीएमए से सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। मैंने बोला नो, उसने बोला ओके। ठीक है, मेरे को बहुत क्यूट लगता है भाई ये। मैंने बोला नो, उसने बोला ओके। आपको एक हाथ पे पैर होके माफ़ी मांगने लग गए तो तुम कैसे मना कर सकते हो? ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो उस फॉर्म में फुल ऐसे डिटेल्स आनी चाहिए, क्या गुड्स हैं, क्या कैपिटल गुड्स हैं, कैसा है। फिर 18 सबसेक्शन 2 है एक, जो छोटी सी बात बोलता है कि भाई ये जो तुम 18(1) में क्रेडिट लेना चाहते हो ना, वो देख लेना 1 साल से पुराना इनवॉइस ना हो, या ऐसे समझ लो कि उस इनवॉइस से 1 साल ख़त्म ना हो चुका हो। ठीक है, उस इनवॉइस से 1 साल बीत ना गया हो, तो उसका आईटीसी तुम ले सकते। नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी अंडर सेक्शन 18(1) आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से 1 साल अगर हो चुका है तो तुम उसका नहीं ले सकते आईटीसी। लास्ट पेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर ऑन लास्ट पेज, खत्म हो जाएगा ये नेक्स्ट आधे घंटे में और। ओके, एग्जामिनेशन जितना ही लंबा चला जाता है आईटीसी भी, और पेपर में भाई ये आता है। अभी इसके पास्ट एग्जाम भी दिखाऊंगा ना अभी, तब पता चलेगा। सेक्शन 18(3) जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर तुम्हारा सेल हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, एमलगमेशन हो रहा है, कुछ लीज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है, बेसिकली तुम्हारा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तुम कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा जो अनयूटिलाइज आईटीसी है, अब मान लो तुमने ए और बी कंपनी ने मिलकर सी कंपनी बनानी है, तो तुम्हारा ए कंपनी के पास भी कुछ आईटीसी है, बी के पास भी कुछ आईटीसी है, वो तुम सी में लेके जा सकते हो, न्यू एंटिटी में ट्रांसफ़र करके सकते हो बाय फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02। और इसको तुम्हें कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है यहाँ पे, इसको तुम्हें सी और सीएमए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे सारे लॉ के प्रोविजंस को मद्देनजर करते हुए रखा जा रहा है। और हैज़ बिन डन विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिख के आनी अगर मर्जर का क्वेश्चन आ गया, हैज़ बिन डन विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, मतलब ये कि सी ए सी एम उसको सर्टिफाई कर रहा है कि भाई ये जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, जो ऐसे कंपनी अमेलगमेट हो रही है, डीमर्ज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये हम टैक्स की इवेजन या जीएसटी की इवेजन के लिए नहीं कर रहे, और इसलिए ये प्रूव करने के लिए हमने कोई भी हमारा जीएसटी का ड्यू था, कोई भी टैक्स ड्यू था, है ना, कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज थे, उसके लिए प्रोविजन बना के चलें ऐसा। ठीक है, ठीक है सर, लायबिलिटीज ट्रांसफ़र हुई हैं, मतलब हल्के में मत लेना ऐसा। और 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 इसका ही सेकंड पार्ट, कि अगर मान लो मैं हूँ सचिन नेजा क्लासेस पंजाब में रजिस्टर्ड, और मैंने पंजाब में ही एक और अपना इंस्टीट्यूट सा खोल लिया कुछ, ठीक है, और मैंने उसको भी रजिस्टर करवा लिया। अब मैंने उसको भी रजिस्टर करवा लिया, तो मेरे पास 2 प्लेस ऑफ बिजनेस होगी, और मैं यहाँ से कुछ आईटीसी उधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, चाहे होल चाहे पार्शियल। अनयूटिलाइज आईटीसी जो मेरा आईटीसी पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में। फाइलिंग आईटीसी 02A, ऊपर 02 फाइल करा था, यहाँ पे 02A है। पोर्टल में विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच रजिस्ट्रेशन, जब मैंने वो न्यू रजिस्ट्रेशन ली है अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की, तो उसके 30 डेज़ के अंदर मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, और इन दोनों केसेस में, ये वाले केस में चाहे मर्जर है चाहे मेरी ही एडिशनल पीओबी है, मेरे को जो ट्रांसफ़र ही है, जो न्यू फर्म है जो एक्सेप्ट कर रही है, जिसको आईटीसी मिल रहा है, उसको पोर्टल पे जाके उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। चलो जी, अब आता है बड़ा मेन सेक्शन 18 सबसेक्शन 4। बेसिकली 18C, 18(1)C और 18(1)D का उल्टा। 18(1)C और D में क्या था, कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम या एग्जाम सप्लाई टू टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ पे उल्टा रेगुलर स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम जा रहे हो, या अपना टैक्सेबल सप्लाई टू एग्जाम सप्लाई चेंज होगी तुम्हारी। अब इस केस में गवर्नमेंट कहती है तुम मेरे नाल तोड़ के चलिया मित्रा, पंजाबी में थोड़ा हो गया ना, तुम मेरे साथ तोड़ के जा रहे हो, तो मुझे एक महीने का हिसाब चाहिए। वो पहले चलती थी बातें वो वाली कि क्वार्टरली देख लेंगे, क्वार्टरली कैलकुलेट कर लो, इजी कैलकुलेट कर लो। अब तुम हमारे साथ रिश्ता तोड़ के चले हो ना,
अब तुम आगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे ना, हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दोगे ना, नहीं करके दोगे ना आगे रेवेन्यू जनरेट, तो वो क्वार्टर 5% पर क्वार्टर वाला सिस्टम ख़त्म, हर मंथ का हिसाब चाहिए। अब हम तेरे को जाते हुए को कोई ढील नहीं छोड़ रहे, दफ़ा हो ऐसा। क्या बोल रहे हो सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो नॉर्मल स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम जा रहा है या टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम्प्ट हो रही है। देन आईटीसी ऑन सच इनपुट्स शुड बी रिवर्स प्रोपोर्शनली, जैसे उसमें उल्टा था ना कि तुम बचे हुए स्टॉक का आईटीसी ले रहे हो, तो यहाँ पे उल्टा है कि बचे हुए स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना है, क्योंकि तुम आगे उससे टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे, आगे रिवेन्यू जनरेट नहीं करके दोगे, तो तुम उसका जो आईटीसी लेके बैठे हो ऑलरेडी उसको रिवर्स करो। तो पहले 1000 लिया हुआ था, 600 स्टॉक बचा, तो अब 600 स्टॉक जो है वो तुम्हारा एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ होने वाला है, तो तुम उसका आईटीसी नहीं ले सकते, तो तुम 600 का प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करोगे। 1000 इंटू 600 बाई 1000 डेट इज 600 रुपये रिवर्स कर दो। ओके, तो आईटीसी ऑन इनपुट शुड बी रिवर्स प्रोपोर्शनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस, जो इनवॉइसेस के हिसाब से बनता है। अगर इनवॉइस अवेलेबल ही नहीं है, बहुत पहले खरीदा था, जो भी है वैसे तो अवेलेबल होता ही, किसके पास नहीं होता, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है, देन यूज़ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स, और वो सर्टिफाई होगा CACMA के द्वारा। ओके, और इसमें भी वही करना है, इनपुट सेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन्स इन फिनिश्ड गुड्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब जगह कॉमन है। कैपिटल गुड्स के मामले में यहाँ पे सरकार कहती है क्वार्टर वाला हिसाब गया, वो तो तब हम तेरे को ढीला देते थे कि चल तू आगे कमा के ही देगा, अब तो तू जा रहा है ना, अब तो हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, मंथली हिसाब दे के जा। तो एसेट की लाइफ जो 5 साल है यानी कि 60 मंथ्स है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स जो है उतना आईटीसी रिवर्स करके जा। ओके, और ये जो तुम आईटीसी रिवर्स कर रहे हो, चाहे तुम आईटीसी यूज़ करके पे करो, अरे मतलब आईटीसी रिवर्स कर दो एक हिसाब से, या तुम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर लो, तो या तो रिवर्स करो या कैश पे कर दो, कोई मतलब नहीं है अपने को बस पैसा तुम्हारी जेब से निकलता दिखना चाहिए, ऐसा सरकार बोल रही है। तो आईटीसी रिवर्सल शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच टैक्स हेड सेपरेटली एंड सेल फॉर्म पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एंड इसकी डिटेल फर्निश होंगी फॉर्म GST ITC 03 में। सर हमें क्या पूरे पूरे फॉर्म याद रखने? नहीं, ध्यान रह गए तो वेरी गुड, याद कर लोगे और बढ़िया, ठीक है। एग्जाम्पशन के करीब जाना अपने को, तो याद कर ही लो सब कुछ, जो जो दिखता है याद कर लो, एग्जाम्पशंस का सीक्वेंस भी याद कर लो, है ना, कुछ भी दिखता है याद कर लो, ऐसा याद करो कि कल ही पेपर है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे हमने ये अभी इसमें पढ़ी है ना 18(4) में, कि भाई इनपुट्स प्रोपोर्शनली रिवर्स कर दो, इनपुट्स सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में सब कुछ प्रोपोर्शनली रिवर्स कर दो, या कैपिटल गुड्स है तो उसको पर मंथ के हिसाब से रिवर्स कर दो। ये सेम कैलकुलेशन चलती है अपनी 29 सबसेक्शन 5 में, यानी कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब कल को हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आगे जाके मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये 29(5) चल रहा है कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन, तो अमाउंट पेबल अंडर 29(5) एंड 29(6) इज डिस्कस्ड अंडर रूल 44, जो भी हम पढ़ के हटे हैं, रेफर चैप्टर ITC, ठीक है जी। ओके सर, हमने ये भी पढ़ लिया। और अब तो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो, या अब तो तुम एग्जाम सप्लाई करोगे, तो तुम्हारी जो 2B है वो भी किसी काम की नहीं है, जो तुम्हारा क्रेडिट लेजर में ITC पड़ा है वो भी किसी काम का नहीं है। तो जब काम का ही नहीं है, तो जो बैलेंस ITC बचा है वो लैप्स हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा उसका। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि जो बचा है वो तो मैं निकलवा लूँ। इलेक्ट्रॉनिक लेजर, क्रेडिट लेजर से कभी पैसा नहीं निकलता, कैश लेजर तो तुम्हारा अपना ही है, जब मर्जी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बचता है क्या? बचता है, अब बचता है तूने दिल के लकी जो संग मेरे हाथन पे चलाए छुरियाँ। क्या कर रहे हो सर? मैं तुम्हारा मूड लाइट कर रहा हूँ 18(6) स्टार्ट करने से पहले। दिल की बात बता दी मैंने, बताता नहीं मैं नॉर्मली किसी को। तो सर हमारा इसमें ये 18(1) ABCD भी हो चुका है, जिसमें 1 में था अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया और मैंने 30 डेज में अप्लाई कर लिया। B में था वॉलंटरी रजिस्टर कर रहा हूँ। सर इन दोनों में हमें स्टॉक का और फिनिश्ड गुड्स का और सेमी फिनिश्ड गुड्स का ITC मिल जाता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। ओके सर, C और D में था अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ रहा हूँ। सर D में था अगर मैं एग्जाम सप्लाई से शिफ्ट होकर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, तो इन केस में मेरे को स्टॉक का भी मिल जाएगा, सब कुछ का मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा 5% पर क्वार्टर से रिड्यूस करके। गुड, तो ये हमारा हो चुका है ख़त्म। 18(4) भी ख़त्म हो चुका है सर। इसमें 18(1) और 18(1) का उल्टा है, हमें पता है। और इसमें 5% पर क्वार्टर नहीं होगा, इसमें पर मंथ होगा, पर मंथ कैलकुलेट। अब बचा क्या? बचा क्या?
बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, अब बचा 18/6। बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कम इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मतलब रियल लाइफ में काम आता है। अब मान लो कुछ नहीं हो रहा कि तुम्हारी ना कॉम्पोजिशन से एग्जाम में जा रहे, कहीं पे कुछ नहीं चेंज हो रहा है ऐसा कुछ, तुम नॉर्मल नॉर्मल बंदे हो, नॉर्मल रेगुलर स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो। अब मान लो तुमने कोई कैपिटल गुड्स खरीद रखी थी, उसका तुम आईटीसी लेके बैठे हो, ठीक है। अब तुम्हें मैंने अभी बताया कि जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी है, 5 साल। अब मान लो सर मैंने आज मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। 1 लाख के ऊपर टैक्स बना 18% पे 18,000। अब मैंने तो आज की डेट में ही 18,000 आईटीसी क्लेम कर लिया ना, मेरे तो क्रेडिट लेजर में पहुंच गया। लेकिन मैंने 2 साल बाद वो एसेट बेच दी, 2 साल बाद वो एसेट बेच दी, ओके। अब 2 साल बाद बेच दी मैंने, तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसको रिड्यूस कर लो, या जब मैं उस कैपिटल गुड्स को बेच रहा हूँ जितने मैं बेच रहा हूँ उसके ऊपर आउटवर्ड सप्लाईज पे भी मैं टैक्स पे करूँगा। तो इन दोनों में से जौन सा भी हायर है वो तुम्हारी लायबिलिटी बन जाएगी। क्या सर क्या, मान लो तुमने 1 लाख रुपए की कैपिटल गुड्स खरीदी थी, उस पर 18,000 जीएसटी बना था, ठीक है जी। 1 लाख की कैपिटल गुड डेप्रिशिएट हो गई, मान लो तुम्हारी बुक्स में 70,000 की पड़ी थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे ही, तुमने उसको 75,000 में बेच दिया। तो एक तो तुम ऑप्शन नंबर 1 75,000 के ऊपर 18% जीएसटी बना, कुछ क्या बनेगा, 18,000 का 1/4 माइनस कर दो ना, 4500 माइनस कर दूंगा ना मैं, 4500 माइनस कर दूंगा, 13,500 बच गया। तो या तो मैं उस पर 13,500 जीएसटी भर दूंगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 18,000 का आईटीसी था, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से 2 साल के लिए रिड्यूस करना है, 2 साल के लिए रिड्यूस करना है, तो मोटा मोटा हो गया 1 साल का 20%, 5% पर क्वार्टर, हाँ 1 साल का 20% और 2 साल का 40%। 18,000 का 40% गया, 18 4 7200 गया बीच में, कितना बचा, 18,000 में से 7200 गया, 11,200 बचा, आई थिंक 10,200 बचा, 10,200 बचा। तो 10,200 में से 10,200 में से 7200 गया ना, सॉरी 10,800 बचा, 10,800 और जो भी हमारी लाइबिलिटी निकल के आई थी 13,500, विच एवर इज हायर, 13,500 है ना, तो इतना तुम पे कर दो, ठीक है। इफ कैपिटल गुड्स या प्लांट मशीनरी जिस पे आईटीसी तुम ले रखे थे आर आउट सप्लाइड आउटवर्ड, तुम उसको बेच रहे हो, देन अमाउंट पेबल जो तुम्हारी निकलेगी वो हायर ऑफ द फॉलोइंग होगी, या तो टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ सच कैपिटल गुड्स या मशीनरी, उसको बेचने पे जो तुम्हारा 13,500 टैक्स पेबल निकल के आ रहा है, या जो तुमने उसको उसके ऊपर आईटीसी लिया था उसको रिड्यूस कर दो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से डेट ऑफ इनवॉइस से, तो जितनी उसकी वैल्यू निकल के आई है तो तुम उतना आईटीसी रिवर्स कर दो, ठीक है। और ईच टैक्स हेड के लिए सेपरेटली कैलकुलेट होगा। और जहाँ पे उस प्लांट मशीनरी के अंजर पंजर जो होते हैं, कुछ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, जो उसकी छोटी मोटी चीज़ें होती है जो कबाड़ में बेच रहे हो तुम, जो स्क्रैप जा रही हैं, तो उसकी टैक्सेबल परसेंटेज ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन सच गुड्स डिटरमिन। तो चाहे वो एक बार को जब तक वो मशीन में थी तब तक वो, मान लो तुमने मशीन बेची, उसमें जो मेन पार्ट था वो बिक गया, उसका बचा वो कुछ तुमने कबाड़ में बेच दिया। अब चाहे वो कैपिटल गुड्स थी एक टाइम पे, लेकिन अगर वो कबाड़ में बेच रहे हो ना तो उसकी वैल्यू सीधा वही होगी जो तुम्हें कबाड़ी वाला उसके बदले में दे रहा है, ठीक है। 100 रुपये का कबाड़ बिका तो 100 रुपये के ऊपर जीएसटी भर दो, बात खत्म। ओके, इतना ही था 18/6 जो मैंने हुआ बना रखा था ना, इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, अब तुम्हारे दो छोटे छोटे रूल्स बचे हैं, ठीक है सर। वो 49(5) ये वो सब कुछ, वो मैनर ऑफ पेमेंट का प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ओ शिट, प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 रूल्स डिस्कस हो रहे हैं। रूल नंबर 1, पहली बात तो ये कि भाई कमिश्नर या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको ऐसा विश्वास हुआ है, कुछ उसके पास रीज़न है, ऐसा नहीं कि उसको अंतरात्मा एकदम से आवाज़ आई कि शायद यार इसने गलत आईटीसी ले रखा है, उसके पास कुछ रीज़न है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ तो उसके पास रिसर्च है, कुछ तो क्रेजी कर रखा है उसने, और वो तुम्हें बोल रहा है कि मेरे प्यारे क्यूटीज तुम्हें आईटीसी नहीं मिल सकता, या तुम 1 साल तक अपना आईटीसी ना यूटिलाइज कर सकते ना उसका रिफंड ले सकते, ठीक है। रिफंड भी होता है आईटीसी का, वो फाइनल में पढ़ेंगे। तो ना तुम उसका रिफंड ले सकते ना तुम उसको आईटीसी को यूटिलाइज करते 1 साल तक। और उसके पास ऐसे रीज़न है, सर क्या रीज़न हो सकते हैं, या तो उसके पास ऐसे कुछ इन्वॉइसेस हैं कि, या तो उसको लगता है कि यार तुम्हारे पास ऐसे इन्वॉइसेस
का तुमने आईटीसी ले रखा है, जो फेक प्लेस ऑफ बिजनेस है या फेक बंदा है, ऐसे है ना, फेक रजिस्ट्रेशन ले रखी है, या तुमने उसका आईटीसी लिया जो तुमने गुड्स ही नहीं लिए, ऐसे कच्चा सिर्फ बिल ही कटवा लिया कि टैक्स इनवॉइस काट दे जाली, या टैक्स इनवॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ आईटीसी ले लिया कि 2B में आ रहा है ले लो, या सप्लायर ने उसके ऊपर टैक्स नहीं जमा कराया, या जो अवेल कर रहा है वो जाली बंदा है, तो कुछ भी केस हो सकता है जिसके पास उसका रीज़न है कि भाई कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है, कुछ तो फ्रॉडुलेंट चल रहा है, कुछ तो फ्रॉड चल रहा है, कुछ तो फ्रॉडुलेंट इंटेंट है, तो वो 1 साल तक तुम्हारा आईटीसी रजिस्टर ब्लॉक 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 कर सकता है। 1 साल तक कुछ नहीं यूटिलाइज कर सकते, कुछ रिफंड नहीं कर सकते। ओके, फिर आता है हमारा 86B, जो तुम्हें मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि रिस्ट्रिक्ट ऑन यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कि सर मेरी 1 महीने की टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई को छोड़ के सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई 1 महीने की 50 लाख से ज़्यादा है, तो सरकार कहती है देन आईटीसी तुम उस जो भी तुम्हारा टैक्स बनता है उस महीने का, उसके टैक्स को पे करने के लिए तुम सिर्फ 99% आईटीसी यूज़ कर सकते हो। 1% तो तुम्हें कैश पे करना पड़ेगा ताकि हमें हिसाब रहे तुम्हारा, ताकि हम उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सके ऐसा। तो 1% जो है वो तुम्हें कैश में पे करना पड़ेगा, 99% आईटीसी यूज़ कर सकते हो। इसकी एक्सेप्शन क्या है? अब ये सरकार चेक क्यों लगा रही है? क्योंकि यार किसी अगर ऐसा कोई बंदा है जो 50 लाख से ऊपर की सप्लाई 1 महीने में कर रहा है, तो बड़ा बंदा है। अब बड़ा बंदा तो या तो अच्छा बंदा होगा, बहुत ही अच्छा बंदा, या वो घपलेबाज है 1 नंबर का, सीधा सीधा बड़ी अमाउंट सीधा सीधा सरकार के नीचे से लेके जा रहा है। तो सरकार कहती है यार अगर बढ़िया बंदा हुआ तो हम बेचारे का हमें धक्के से कैश यूज़ करा रहे हैं। तो कहते हैं बढ़िया बंदे की पहचान क्या है? बढ़िया बंदे की पहचान ये है कि उसने इनकम टैक्स भरा है पिछले 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा, दोनों सालों में 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स भरा है, या उसने आईटीसी का रिफंड अप्लाई करा था पिछले साल तो उसको 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिला है, या उसने अभी तक इस महीने तक ऐसे पिछले 3-4 महीनों में 1% तो कैश यूज़ करी है, 1% से ज़्यादा कैश यूज़ करी है टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो इस मंथ नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक उसने करा था कोई दिक्कत नहीं। या फिर जो बंदा है जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, देन ये 86B की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, देन जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव भी कर सकता है अगर उसने ऐसे वेरीफाई कर लिया कि नहीं यार ये तो बंदा सही निकला, मैंने हमें धक्के से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना मस्त ऐसे यूज़ कर, कोई दिक्कत नहीं। तो वो और ये इसके लिए भी है, 86B के लिए भी है, तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा सकता है अगर उसको ठीक लगे। तो सर यहाँ पे आपका आईटीसी का चैप्टर होता है समाप्त हुए। नमस्ते। हाँ, 1 घंटा 17 मिनट हुए हैं। अभी हम फटाफट से 12-13 मिनट में पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं, ताकि पूरा 1.5 घंटे के अंदर अपन बोलें कि भाई रैप अप कर दिया। तो अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पे। तो ये सर तुम्हारा सितंबर 24 का पेपर है, सितंबर 2024, ठीक है जी। छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था सितंबर 24 में कि भाई ऊपर तक तो सारी आउटवर्ड सप्लाईज थी, नीचे आ गया कि भाई उसने कन्फेक्शनरी आइटम्स परचेज करी हैं विच आर टू बी यूज फॉर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट टू कस्टमर इन अ मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय DEF प्राइवेट लिमिटेड। सर मीट ऑर्गेनाइज करी है कंपनी ने, बिजनेस पर्पज़ है, हाँ है सर, लेकिन आगे फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे हैं एंड परचेज क्या करा है? कन्फेक्शनरी आइटम्स। तो फूड एंड बेवरेजेस तो सर हमने 17.5 में पढ़ा था, और हमें सर पता है भाड़ में जाए सारी दुनिया, अगर 17.5 में कोई चीज़ लिखी है ना तो मेरे मम्मी पापा भी आके बोल दें कि इसका आईटीसी ले ले, मैं नहीं लूँगा, नहीं ले सकता मैं, तो मैं नहीं लूँगा। तो 1 लाख का आईटीसी नहीं लेना तुम्हें पेपर में, ये बात है। और उसकी ऑब्वियसली हर जगह रीजनिंग देनी होती है कि भाई क्यों नहीं ले सकते तुम, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस का नहीं मिलता, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि सारी नेसेसरी कंडीशन जो आईटीसी अवेल करने के लिए होती है वो ले चुके हो तुम। ओके, मेरे हिसाब से सितंबर 24 में इसके अलावा कुछ भी नहीं आया था। तो अभी अपन चलते हैं मई 25 में चलते हैं। मई 25 में एक भाई सीधा बड़ा क्वेश्चन आया था, जो ये अभी पिछला अटेम्प्ट निकला ना, बिग क्वेश्चन आया था जी, बिग। तो ये आ गया 5th क्वेश्चन। इसमें एक तो ये लिखा हुआ है
कि भाई तुमने ये, वैसे हमने आरसीएम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, कि भाई कार रेंटल सर्विस ली थी और तुमने प्राइवेट लिमिटेड से ली थी। सर रेंटिंग ऑफ कार के हमें पता है एनबीसी 5%, तो नॉन बैंकिंग नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो और 5% पे टैक्स इनवॉइस काटे तो आरसीएम है। अदर देन डेट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हमने कंपनी से ली थी तो ये तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो गया, और यहाँ पे लिखा भी वो रेट 6% है, तो 5% तो नहीं है, 12% है। तो इसका हमने ये बोला था आरसीएम वाले चैप्टर में कि इसका हम आरसीएम नहीं लेंगे। तो सर हमने उससे रिसीव करी है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भरेगा, तो हम आईटीसी तो ले सकते हैं ना। लेकिन ध्यान से देखना भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लेंगे, लेकिन एन अनरजिस्टर्ड कंपनी ही अनरजिस्टर्ड है। तो कंपनी अनरजिस्टर्ड है तो तुमने, तो उसने तुम्हें टैक्स इनवॉइस थोड़ी काटा होगा, वो R1 थोड़ी बढ़ेगा बैठ के, तो तुम उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो इसका आईटीसी नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। फिर सिंपली लिखा हुआ है कि इंट्रास्टेट सप्लाई ली है गुड्स और सर्विसेज की, 7.5 लाख गुड्स, 2.5 लाख सर्विसेज। तो सीधी बात है, इसका जो रेट है सी और एस इस पर क्लेम कर लो, ठीक है। एक इस पे लास्ट था कि वो हमने आरसी में पढ़ा था, एक कंपनी ने 50,000 दिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अरे वाह, इसमें तो एरो बन जाता है, बढ़िया। तो कंपनी ने क्या करा है, 50,000 पे करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो इस पर हमने आरसीएम भरा था, ठीक है, और आरसीएम भर दिया और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, तो इसका हम आईटीसी भी ले सकते हैं। तो इसका पे भी करेंगे हम आईटीसी और क्लेम भी करेंगे अंडर आरसीएम। तो ये हो गया मई 25 का क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6A, मई 25 का क्वेश्चन, जो पूरा ही आईटीसी था, पूरा ही आईटीसी था। क्या था सर इसमें बोले ही उन्होंने ये कि रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने जीएसटी पे करा है इन्वर्ट सप्लाईज के ऊपर, और एंड में क्या पूछा है, कंप्यूट द नेट आईटीसी अवेलेबल। और ये सीधा सर क्या मार्क्स का आ गया, सीधा ही 5 मार्क्स पक्के। और अभी तुम मेरे से पढ़ के हटे हो, मेरी रिवीजन वीडियो लगाई है, मैंने क्वेश्चन पेपर रिवाइज कराया है, तो तुम्हें पढ़ते सारी याद हो जाएगा, हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया है, ये तो बाहर है, गुड। तो ऐसी गुड्स खरीदी हैं जो सीएसआर के लिए तुम यूज़ करने वाले हो। सर सीएसआर के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, 17.5 में ब्लॉक्ड है, ओके, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ओके। फिर जी तुमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, ठीक है 5,90,000 का इंक्लूडिंग जीएसटी, चल ठीक है, तो 90,000 का जीएसटी है, बेसिकली ऊपर जीएसटी पेड लिखा हो ना, तो ये जीएसटी पेड की अमाउंट है, तो 90,000 का जीएसटी है। 5 लॉट्स में सामान आना है, 3 लॉट्स 3 लाख वाले आ चुके हैं करंट मंथ में, रिमेनिंग लॉट सितंबर 24 में आएंगे। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त 24 की इन्फॉर्मेशन है, तो सितंबर 24 में आएंगे। तो हमें पता है अगर गुड्स लॉट्स में आ रही हैं तो हमें आईटीसी मिलेगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो अगले साल अगले महीने लेंगे फिर इसका आईटीसी, इस मंथ नहीं ले सकते, तो 90,000 का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपनी पेड फॉर आउटडोर केटरिंग एक्सपेंसेस फॉर द लंच ऑफ इट्स फैक्ट्री एम्प्लॉइज़। अच्छा, फैक्ट्री एक्सपेंस का, फैक्ट्री एम्प्लॉइज़ का लंच करवा दिया, लंच चार्ज के अंडर। कंपनी की पॉलिसी है देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सच लंच फैसिलिटी। और सर हमने देखा तो वो फूड, केटरिंग, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, ब्यूटी ऐसा कुछ था, उसमें लिखा होता अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की तो आईटीसी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन, तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा इसका भी, सिंपल, ओके। पेपर में डरना मत कि तुम कहो कि अरे यार क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, पहले पॉइंट का भी आईटीसी नहीं मिला, दूसरे पॉइंट का भी आईटीसी नहीं मिला, तीसरे पॉइंट का भी आईटीसी नहीं मिला, कहीं मैं ही तो नहीं कुछ गलत कर रहा। ये डाउट आता है पेपर में, और पेपर में नहीं फंसना, आईसीआई ये चीज़ों पे खेलती है। तुम्हें अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा बहुत बार होगा, सब पेपर्स में होगा, जीएसटी को छोड़ के, मतलब जीएसटी में भी और सब पेपर्स में होगा कि तुम्हें कोई पॉइंट ऐसे सस्पिशियस सा लगेगा कि अरे यार, जैसे वो होता नहीं था स्कूल में कि अरे यार 4 एमसीक्यूज का आंसर एक साथ डी कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ऐसा नहीं है, इस केस में तुम्हें अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई पहले 3 का आईटीसी नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। फिर ओम ट्रेडर से गुड्स खरीदी, ठीक है, सारी इन्वॉइसेस अगस्त 24 में ही आ गए, लेकिन एक इन्वॉइस उसने R1 में भरा ही नहीं, IFF में, तो उसने 50,000 का जीएसटी नहीं भरा R1 में। तो हुआ क्या कि उसने इन्वॉइसेस इशू करे, ठीक है, अगस्त 24 के लिए, और उसने लेकिन R1 नहीं भरी एक इन्वॉइस की, बाकी सबकी भर दी। अब हमें पता है सर वो कंडीशंस में था कि सप्लायर ने जो है R1 भरी हो, हमारे 2B में आना भी तो चाहिए, तभी हम उसका आईटीसी लेंगे। तो अगर उसने R1 में नहीं भरा तो हमारे 2B में नहीं आ रहा, तो 2B में नहीं आ रहा तो 2 लाख में से 50,000 का आईटीसी निकाल दो, तो 1.5 लाख का, 1.5 लाख का तुम आईटीसी ले सकते हो, ओके। परचेज्ड रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स,
उसमें से कुछ फिनिश गुड सोल्ड होंगे अंडर बाय वन गेट वन फ्री स्कीम। तो बाय वन गेट वन फ्री स्कीम में जा रहे हैं सर, हमें पता है अगर फ्री सैंपल्स जाते या गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते, स्टोलन हो जाते, लॉस्ट बाय फायर हो जाते, कुछ भी हो जाते, तब उसका आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन अगर बाय वन गेट वन फ्री प्रमोशनल स्कीम है तो इसमें लॉजिक ये होता है कि एक गुड के साथ एक फ्री नहीं मिल रही, 2 गुड्स जो हैं वो एक के दाम पे मिल रही हैं, ये लॉजिक होता है। तो ये लॉजिक है तो, और ऑब्वियसली बिजनेस पर्पज़ तो है ही है, तो तुम्हें इसका आईटीसी पूरा मिल जाएगा। तो 1.5 लाख ये और 1.5 लाख ये, तो तुम्हारा 3 lakhs का, तो तुम्हारा 3 lakhs का आईटीसी ले सकते हो। ओके, मैंने बोला नो, उसने बोला ओके ठीक है। आईटीसी इसके अंदर मेरे हिसाब से तो और नहीं आया कोई, तो जनवरी 25 में भी कोई नहीं है, और सॉरी मई 25 में और कोई नहीं है। जनवरी 25 में मैं देख लेता हूँ, शायद एक छोटा सा पॉइंट था ऐसे नाम मात्र से ही ना, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, बेकार से ही था कुछ। ये रहा परचेज गुड्स फ्रॉम डी एंड कंपनी या रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर से खरीद रहे हो, तुम्हें उसने टैक्स इनवॉइस थोड़ी दिया है, वो R1 थोड़ी भरता है, वो तो GST CMP 08 भरता है, वो भी क्वार्टरली, और GSTR 4 भरता है एनुअली। तो अगर वो सब चीज़ें कर रहा है तो तुम्हारे आईटीसी में थोड़ी ले सकते हो, और वैसे भी वो टैक्स इनवॉइस तो काटते ही नहीं, तो आईटीसी इसका नहीं ले सकते। बस ये पॉइंट था कि इसको जाके तुम वो परचेज गुड्स बोले तो इसका आईटीसी नहीं ले सकते। और यहाँ पे हमने ये टाइम ऑफ सप्लाई में भी पढ़ लिया, RCM में भी पढ़ लिया, लेकिन पॉइंट वही है, तुमने इसको RCM में पे करवाया था, RCM में पे करवाया था तो तुम इसका आईटीसी भी ले सकते हो, क्योंकि कहीं से ब्लॉक्ड नहीं है ये, ठीक है। ओके, रेंट पे दी थी ना उसके कंपनी के डायरेक्टर को, और आईटीसी का पॉइंट इसमें कोई नहीं है। लो जी, आईटीसी का पॉइंट इसमें और कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे क्यूडीज, मेरे प्यारे क्यूडीज, 1 घंटा 26 मिनट के अंदर पूरा आईटीसी ख़त्म, 3 पेज पे उसके नोट्स ख़त्म, तो पूरे एकदम बढ़िया नोट्स 3 पेज के अंदर ख़त्म, जो कि फुल फ्लैश नोट्स हैं अपने आप में। लास्ट 1.5 दिन में तुम्हें यही पढ़ने हैं, ठीक है, कहीं और से कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें करा दिए मैंने पास्ट एग्जाम के, और क्या चाहिए। तो तुम्हें अगर ये कंटेंट यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो के अंदर कमेंट करो कि सर वेरी गुड वीडियो, वेरी नाइस वीडियो सर, या फिर कमेंट करो अगर तुम्हें कोई डाउट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे तुम डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे तुम मेरी तारीफ़ें कर सकते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मज़ा ही आ गया आपकी वीडियो देख के। और मैं तुम्हें बता दूँ भाई, ये तुम इसको चाहे मैनिफेस्टेशन बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, कॉन्फिडेंस बोल लो, लेकिन आज तुम्हें ये क्लासेस फ्री मिल रही हैं, इसलिए तुम ऐसे हो रहे हो कि अरे ठीक है फ्री है यूट्यूब पे। एक दिन आएगा जब तुम अपने जूनियर्स से पूछ रहे होगे कि ये नोट्स तुम्हें कितने में मिले, ये क्लासेस कितने में मिली, तब तुम बोलोगे हाँ यार सर बढ़िया तो पढ़ाते हैं, अगर तुम्हें उनके इतने देने पड़ रहे हैं तो दे दो, ऐसा। तो इसलिए मौका है, दस्तूर है तुम्हारे पास अभी फ्री पढ़ने का, तो तुमने पढ़ लिया फ्री, मज़े करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और मैंने ये देखा, वैसे देख रहा यही फ़ायदा होता है पता है ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का। ये देखो शर्ट तुम्हें दिख रही है, ये तुम्हें नहीं दिखेगी, इनफॉर्मल शर्ट है, लेकिन मेरे को था मैं वीडियो में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इतना सा आऊँगा, है ना भाई। ये देखो पूरी जो वीडियो है उसमें तो मैं इतना सा आ रहा हूँ अगर मैं इतना सा ही आ रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहन लिया जाए, किसी को क्या ही पता चलता है, ठीक है जी। तो आपका चैप्टर हो चुका है समाप्त, आप जा सकते हैं आगे पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी ऐसा बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा। एंड थोड़ा मैं भी मोटिवेट हूँ ना, कब तक मैं तुम्हें ही मोटिवेट करता रहूँगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करो ना, ठीक है। चलो जी, हस्ता ला विस्ता तोड़ी, बाय बाय।